कोशिश कर रहे हैं। बाद में इन्हीं मायनों से हम यूपीएससी के क्वेश्चंस हल करेंगे। तो आइए, अब इतनी बात समझाने के बाद मैं 2-3 परिभाषाएं जो बची थी बहुत संक्षेप में उनको बता दे रहा हूं। लंबा चौड़ा टाइम नहीं लूंगा इस बार, क्योंकि हम लोग अपने टाइम से एक्सीड कर गए हैं। पहला क्लास तो जनरल बातचीत का हो गया था, लेकिन 3 क्लासेस में मैं भी टारगेट रखता हूं कि करीब सारी परिभाषाएं हो जाएं। नहीं हुई तो 2-3 जो बची रहेगी उनके बारे में बहुत संक्षेप में बता देता हूं, और फिर बाद में समरी बना दूंगा, जिससे आपको जितनी बात आपने पढ़ी है उसको याद रख सकें आप। देखो, चौथी परिभाषा थी, एक परिभाषा थी नीति शास्त्र सर्वांगीण मानव कल्याण का विज्ञान है। सर्वांगीण मानव कल्याण का विज्ञान है। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं इसको ध्यान से पढ़ना। सारी पढ़ाई से बाद में यूपीएससी के सवाल हम हल करके दिखाएंगे। सिलेबस में है नहीं है भूल जाओ। मैं जानता हूं कि सिलेबस पढ़ाना बहुत आसान है, उसको पढ़ा के जल्दी सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम यूपीएससी के पेपर को हल करना सीखो। इसलिए यूपीएससी जहां जहां सिलेबस से बाहर जा रही है उसको भी मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। नीति शास्त्र सर्वांगीण मानव कल्याण का विज्ञान है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? अंग्रेजी में कहते हैं एथिक्स इज साइंस ऑफ होलिस्टिक ह्यूमन वेलबींग। ठीक है प्रियंका, अभी बताया तुमको, क्लास में टाइम से आया करो बेटा। 1-1 मिनट क्लास का कीमती है। अगर तुम क्लास में 16 मिनट बाद आओगे वही बात पूछोगे जो मैं बता चुका हूं, तो तुम पूरे क्लास का टाइम खराब कर रहे हो। 16 मिनट मैंने यही समझाया कितने सवाल आते हैं, बताया कितने सवाल आए हैं। 16 मिनट बाद आके तुम वो सवाल पूछ रहे हो। इथिक्स इज साइंस ऑफ होलिस्टिक ह्यूमन वेलबींग। ये वेलबींग क्या होता है? बीइंग क्या होता है पता है? बीइंग शब्द जानते हो? बीइंग क्या होता है? कौन बताएगा बीइंग क्या होता है? बताओ जल्दी। अच्छा, बीइंग क्या होता है? होना। और कोई मायने बताओ रवि। अच्छा, जानते हो कि नहीं, किसी शब्द का मायने फिक्स नहीं होता है। किसी शब्द का मायने फिक्स नहीं होता, मायने निकलता है संदर्भ से। जैसे उदाहरण देता हूं, मान लो ईद आने वाली हो और पता लगाना हो कि ईद कब होगी। आप जानते हैं कि इस्लाम में सारे त्योहार मूलतः चांद को देख के तय होते हैं। तो बहुत दिन से आप छत पे जा रहे हैं, चांद देख रहे हैं, एक दिन चांद दिख गया तो उलेमा मौलवी ने घोषणा कर दी कि चांद ईद का दिख गया, अब ईद कल होगी या फला दिन ईद होगी। क्या बताया? ईद का चांद दिख गया। वाक्य क्या बोला? ईद का चांद। क्या मतलब लोगे इसका? इसका मतलब लोगे आसमान में जो चंद्रमा है वही ना। लेकिन इसी वाक्य को एक दूसरे आदमी ने बोला। एक लड़का है, रोज छत पे जाता है और बगल वाली छत पे निहारता है, रोज उतर आता है। एक दिन वो छत पे गया और बगल वाली छत पे एक लड़की दिखी उसको। उसने कहा आज इतने दिन बाद ईद का चांद निकला है, आज इतने दिन बाद ईद का चांद निकला है। वही वाक्य अभी 4 दिन पहले एक मौलवी ने बोला था कि आज ईद का चांद निकला है। वहां ईद के चांद का मतलब, जब लड़के ने बगल वाले छत पे देख के कहा कि आज ईद का चांद निकला है, वहां ईद के चांद का मतलब एक है क्या? नहीं। आप किसी आदमी को हिंदी सिखा रहे हो, विदेशी आदमी को, उसको बताएं ईद के चांद का मतलब वो जो चांद ऊपर दिखा उसको ईद का चांद कहते हैं। और फिर एक दिन आप बगल वाली छत पे देख के कहेंगे आज ईद का चांद निकला, विदेशी आदमी चकरा जाएगा। छत पे चांद कैसे उतर आया? नहीं निकाल पाएगा। क्यों नहीं निकाल पाएगा? उसको ईद का मतलब भी पता है, विदेशी को चांद का मतलब भी पता है उसको, लेकिन समझ नहीं पाएगा कि ईद का चांद छत पे कैसे आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ईद के चांद का मायने, इसी वाक्य का मायने, इस वाक्यांश का मायने संदर्भ से तय होता है। संदर्भ। अगर एक आदमी ईद के त्योहार के संदर्भ में ईद का चांद बोलेगा तो उसका मतलब वाकई ऊपर वाला चांद। लेकिन एक आदमी रोज रोज छत पे आ रहा है और किसी की बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा है, जैसे मुसलमान चंद्रमा की प्रतीक्षा करते हैं, नहीं दिख रहा है, बहुत दिन से दिख रहे हैं, वैसे आप किसी की बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे और एक दिन दिख गया तो आपने कहा आज ईद का चांद निकला। वहां ईद के चांद का मतलब कम दिखने वाली कोई लड़की, कम दिखने वाला कोई लड़का। इसको कहते हैं संदर्भ। इसका मतलब किसी शब्द का मायने उसके संदर्भ से तय होता है। मैं बोलूं प्लीज, आपसे पूछो प्लीज का क्या मतलब है, आप कहेंगे कृपया। नहीं, प्लीज का मतलब उसके संदर्भ से तय होगा। जैसे आप मेरी क्लास में मान लीजिए देर से आए और पूछें कि सर कितना सवाल आता है जो आप बता रहे हैं अभी इससे, मैं कहता हूं प्लीज। इसका तो कृपया होगा क्या? नहीं, इसका तो होगा कि आप सवाल मत पूछो, ये सवाल मत पूछो। प्लीज का तो सवाल मत पूछो। अगर आपने अब आके मुझसे कहा कि सर इथिक्स क्या है, इससे कितने सवाल आते हैं, मैंने कहता प्लीज, सवाल मत पूछो। कृपया नहीं हुआ इसका मतलब, सवाल मत पूछो। मैं बाल कटवाने गया, एक नाई मेरा बाल छोटा किया जा रहा है, कटोरा कट काटने का मादा है, मैंने हाथ उठा के कहा प्लीज भाई, इसका मतलब छोटा मत करो। मैं आपकी क्लास मान लीजिए आज 2 बजे तक लेता रह जाऊं और आप लिखने लगे प्लीज सर प्लीज सर प्लीज, इसका मतलब होगा सर क्लास छोड़ दीजिए। आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, बगल वाला आदमी आपके ऊपर गिरा जा रहा है, सो रहा है,
बार बार आपके ऊपर गिर जाता है, आपने उसको झकझोर के उठाया, कहा भाई प्लीज सब सीधे बैठो, वही एक शब्द आप बोल रहे हैं प्लीज, लेकिन उसका मायने बदल रहा है। तो वाक्य शब्द का अर्थ कहां से निकलता है? संदर्भ से। तो यहां भी बीइंग शब्द का अर्थ ढूंढना है तुमको संदर्भ में, बीइंग शब्द का अर्थ ढूंढना है संदर्भ में। बीइंग, वेल बीइंग लिखा है ना, वेल बीइंग, इसके साथ जोड़ के सोचो। हिंदी में लिखा है कल्याण, इसके साथ जोड़कर सोचो। अगर नहीं सोच पाए तो मैं बताता हूं, बीइंग का मतलब होता है सार। सार समझते हो? अंग्रेजी में जिसको कहते हो ईसेंस। ईसेंस, ईसेंस का मतलब क्या है? ईसेंस का मतलब होता है, आपके सिलेबस में टॉपिक भी है नैतिकता का सार। ईसेंस का मतलब होता है जो किसी चीज को पहचानने का आधार हो, जिसके होने से कोई चीज वो कहलाती हो। जैसे मान लो मैं कहूं चाकू, चाकू, तो पूछूंगा क्या होने से कोई चीज चाकू हो जाती है? क्या इसको तुम चाकू कहोगे? तुम कहोगे नहीं सर ये चाकू नहीं है। मैं पूछूंगा क्यों नहीं है ये चाकू? तुम कहोगे सर इससे काटने का काम नहीं कर पाएंगे, आप इससे लिख पाएंगे केवल। तो मैं कहूंगा इसका मतलब जो काटता है वो चाकू है। तो कोई चीज अगर काटने का काम करेगी तो चाकू हो जाएगी। इसका सारे चाकुओं में काटने का सार है, क्योंकि किसी चीज को चाकू कहते ही तभी है हम जब वो काट सके। कलम किसको कहेंगे? जो लिख सके। इसका मतलब कलम में सार क्या है? लिखना। चाकू में क्या है? काटना। समझाई? तो बीइंग का मतलब है सार, जो एक वर्ग के सभी वस्तुओं में पाया जाता हो। चाकू एक नहीं है, दुनिया में बहुत सारे चाकू, लेकिन सारे चाकू क्या करते हैं? काटते हैं। सारी कलम क्या करती है? लिखती है। तो जो एक चीज का उभयनिष्ठ लक्षण हो, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उसको सार कहते हैं। जैसे वस्तुओं में चाकू का एक सार है, कलम का एक सार है, वैसे मनुष्य का भी कोई सार होता होगा। ठीक, अब जरा बताओ कि अगर मतलब बीइंग का मतलब मैंने बताया सार, तो मैंने पूछा तुमसे चाकू का सार, तो तुमने कहा काटना, या तुमने कहा मैंने कहा एक ही बात है, काटना। मैंने कहा कलम का सार लिखना। When a pen becomes pen, when a knife becomes knife, तब एक चाकू चाकू बनता है। When it can cut, when it can write, जब ये लिख सकती है तब कलम है, जब काट सकती है तब ये चाकू है। ठीक है, अब जरा बताओ, ये तो हो गया बीइंग। अब ये बीइंग जो है इसका, चाकू का काटना, इसके साथ लगा दो विल। विल, याद देखो परिभाषा में क्या लिखा है? इथिक्स इज साइंस ऑफ होलिस्टिक ह्यूमन वेल बीइंग। बीइंग के पहले विल लगा है, तो बीइंग है और उसके पहले हम जोड़ रहे हैं क्या? विल। यहां मान लो हमने नीचे लिखा कि चाकू का बीइंग क्या है? काटना है। अब हम इसके साथ जोड़ना चाहते हैं क्या? विल। विल का मतलब क्या होता है? अच्छे से, ठीक से। तो ये अच्छा क्या होगा भाई? विल बीइंग मतलब उसका सार अच्छा हो। तो हम कहेंगे कोई चाकू कब अच्छे से काट पाता है? अगर उसका सार है चाकू का मान लो काटना, और कोई चाकू कुंद हो गया, ब्लंट, उसे कुछ कठिन नहीं रहा है, तो तुम क्या कहोगे? खराब हो गया चाकू। अच्छा चाकू कब होगा? जब अच्छा काटे। अच्छा कब काट पाएगा? तो उसमें धार हो। तो क्या कहेंगे कि अगर इसी चाकू में लग जाए धार, क्या बन जाए? बन जाए धारदार चाकू। तो क्या करेगा ये अच्छा काटेगा, मतलब अपना काम अच्छे से कर पाएगा, अपना काम अच्छे से कर पाएगा। किस चाकू की उपयोगिता है? जो बना काटने के लिए लेकिन काट नहीं पाता, उसकी उपयोगिता है क्या? किचन में आपके घर में ऐसा चाकू रखा जाएगा क्या जो काट नहीं पाता? या उस चाकू की उपयोगिता है जो अच्छा काट पाता है? आप कहेंगे अच्छा काट पाता है उसी की उपयोगिता है, अन्यथा चाकू की उपयोगिता खत्म हो गई। ठीक वैसे ही चाकू की जगह पर रख दो मनुष्य और मनुष्य का जीवन। जैसे इधर इधर समझना, एक चाकू का जीवन तभी तक उपयोगी है जब तक वह धारदार है। जब तक चाकू शार्प है तभी तक उसकी उपयोगिता है। धार खत्म, चाकू का काम खत्म, उसका मूल्य नहीं बचा, उसका वर्थ नहीं बचा। तो ऐसे ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है, काम क्या है? ये मनुष्य का जीवन क्या है? ये कब अच्छा जीवन होगा और कब खराब जीवन होगा। एक चाकू अच्छा तब है जब उसमें धार हो, और खराब तब है जब वो कुंद हो गया। वैसे मनुष्य का जीवन, इसका भी अच्छा और खराब कुछ होता होगा। कैसे पता करें? जैसे चाकू का काम हमने पता किया काटना, वैसे मनुष्य का सार हमको पता करना पड़ेगा। उसके सार का मनुष्य में अगर उपस्थिति है, उसका सारा सार अच्छा है तो मनुष्य का जीवन अच्छा, और अगर उसके सार की उपस्थिति नहीं है या उसके सारों का विकास नहीं हुआ, जैसे चाकू का काम काटना है तो काटने के लिए उसमें धार का विकास किया आपने, धार डाली जिससे काट सके, वैसे मनुष्य का सार अगर हमको पता चल जाए तो हम ये पता कर लेंगे कि कौन सा जीवन मनुष्य का अच्छा है, कौन सा जीवन खराब है। तो आइए जरा देखें, इस लिहाज से हम ढूंढने जा रहे हैं क्या? मनुष्य का सार।
यही सारे सार अगर क्या होंगे, अगर यह सार विकसित होंगे, अच्छे होंगे, तो मानव जीवन अच्छा होगा, मानव का कल्याण होगा। नहीं तो मानव जीवन खराब होगा, नहीं तो मानव जीवन खराब होगा। एक चाकू की लाइफ कब तक हमारे लिए यूजफुल है? जब तक वो काट सकता है। जिस दिन काटने का काम बंद, वो चाकू खराब, उसकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं बची। इथिक्स किस बात का साइंस था बताया था? शुरुआती क्वेश्चन याद करो, मानवीय विज्ञान में पढ़ाया था। कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसा इंसान बनना चाहिए, देखना सवाल लिखा होगा। ये जवाब है अच्छा जीवन जीना चाहिए। तो सवाल होगा अच्छा जीवन है क्या? क्या कहा? पहले सार पता होना चाहिए तुम्हारा। उसी सार को अगर अच्छा नहीं कर पाए तो तुम्हारा जीवन अच्छा नहीं होगा। और ये समझ बनाना बड़ा मुश्किल काम है। क्या समझ बनाना? अच्छी जिंदगी क्या है, इसकी समझ बनाना बड़ा मुश्किल काम है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, अक्सर आज से 200 साल पहले औरतें मानती थीं कि घर गृहस्थी चूल्हा चौका करके, सिंदूर मंगलसूत्र पहन के लगा के, बुर्का हिजाब में पति के साथ रह के, करवा चौथ मना के हमारी जिंदगी अच्छी है। उनको थोड़ा लगता था उनकी जिंदगी खराब है। आज किसी औरत को कह दो, शहर में रहने वाली यूपीएससी की तैयारी करने वाली लड़की से कह दो कि तुम्हारी अच्छी जिंदगी का आइडिया ये है कि थोड़ा बहुत यूपीएससी से पढ़ लो, बाद में शादी ब्याह करके घर गृहस्थी संभालना, बच्चा पालना, सिंदूर लगा के मंगलसूत्र पहन के घर में रहना, करवा चौथ मनाना, अच्छी जिंदगी होगी। कहेगी बकवास बात कर रहे हो क्या? ये कौन सी जिंदगी अच्छी होगी? अरे भाई मैं अपना कैरियर बनाऊंगी, मैं आईएएस बनूंगी। आज की औरत तो ये कह रही है, वो मानती कि उसका सार उसके कैरियर से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन 150 साल पहले औरत कह रही थी कि हम ठीक है, घर में खुश हैं। देख लो कोई सिनेमा 40 साल पुराना, 30 साल पुराना, 30 साल पुराना सिनेमा देखोगे, उसमें जो एक्ट्रेस होती थी वो महत्वाकांक्षी नहीं होती थी, धन दौलत के पीछे नहीं भागती थी, अपने पति की सेवा में ही खुश रहती थी। ऐसा एक सिनेमा बनता था जिसमें एक औरत है पतिव्रता, उसकी सास उसको परेशान कर रही है, ननद उसको परेशान कर रही है, उसके खिलाफ लोग बिचिंग कर रहे हैं, भर रहे हैं, पति भी उससे नाराज हो जाता है, कई बार पिटाई कर दिया, लेकिन औरत डिगती नहीं है। बाद में सिनेमा में दिखाते हैं कि सबका हृदय परिवर्तन कर देती है, सारी समस्या हो जाती है। तो हमारे 40 साल पुराने सिनेमा में औरतें सीता जैसी होती थी, जो घर में अपने पति के साथ पतिव्रता बन के रहती थी। कहानी भी भारत में है सावित्री की, सावित्री सत्यवान की। साल नाम की औरत इतनी पतिव्रता थी कि उसका पति मर गया सत्यवान, यमराज उसका प्राण लेने आए, पतिव्रता होने के कारण उसका प्राण लौटा लिया। क्या सार बताया जाता था औरतों का आज से 100 साल 150 साल पहले हमारे भारत में? पतिव्रता बनो, घर गृहस्थी संभालो, यही तुम्हारी अच्छी जिंदगी है। जल्दी शादी ब्याह कर लो, 12-14 साल में शादी ब्याह कर देते थे भारत में, बाल विवाह होता था हमारे यहाँ, और कहते थे बढ़िया जिंदगी। इसका मतलब बढ़िया जिंदगी का जो मायने 100 साल पहले था, जो आज है वो नहीं है, दोनों में अंतर है। आज किसी लड़की से कहोगे 14 साल में शादी कर लो, तुम्हारी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी, अगर उसका बस चलेगा तो आपकी पिटाई कर देगी, कहेगी बकवास कर रहे हो, 14 साल में कोई शादी करता है। और हमारे देश में तो 2 जनरेशन पहले आप जाएंगे तो 18-19 साल में लगभग सारी स्त्रियां मां बन चुकी होती थी। तो अच्छी जिंदगी का आइडिया इतना आसान नहीं है। अब बताओ जरा, 200 साल पहले जो औरतें 18 साल में मां बन के 6-6, 7-7 बच्चों की परवरिश करके मर गई, आज तुम इथिक्स पढ़ के कहोगे कि नहीं वो अच्छी जिंदगी नहीं थी, तुमको तो कैरियर बनाना चाहिए था, तो उनकी जिंदगी वापस लौटेगी क्या? तो मर गई बिना ये समझे कि अच्छी जिंदगी क्या थी। तो तुम आज बिना समझे एक जिंदगी जी जाओगे, और तुम्हारे 100 साल बाद, 50 साल बाद कुछ लोग आके कहेंगे कि वो बेवकूफ थे, हमारी जनरेशन के लोग बेवकूफ थे, उनको पता नहीं था अच्छी जिंदगी क्या है, अच्छी जिंदगी ये है। तो बताओ तुम्हारी जिंदगी अच्छी थी या खराब, इसको तुमसे 50-100 साल बाद वाले लोग जानेंगे, तो तुम्हारी जिंदगी उससे कुछ फर्क पड़ेगा? ये बिल्कुल ऐसा मामला है कि मकान तुमने बना लिया बिना नक्शे के, अब बाद में तुमको पता चला कि सब खराबी है, इसमें किचन यहाँ होना चाहिए था, ड्राइंग रूम यहाँ होना चाहिए था, बन गया। आप तो क्या करोगे? बनने से पहले सोचना चाहिए था। 70 साल की हो जाओगी, 60 साल की हो जाओगे, तब पता चलेगा कि जिंदगी ऐसे जीनी चाहिए थी, दोबारा लौटोगे क्या? नहीं। तो क्या करना चाहिए? एक साइंस समझना चाहिए जो हमको क्या करे, अच्छी जिंदगी का, हमारे कल्याण का एक ब्लूप्रिंट हमारे सामने रखे। हम कभी मकान पहले नहीं बनवाते, पहले मकान का नक्शा बनवाते हैं, तब मकान बनवाते हैं। लेकिन जिंदगी हम कैसे जीते हैं? जिंदगी पहले जी ले गए, फिर बाद में 60 साल में समझ पाए कि ऐसे नहीं, ऐसे जीना चाहिए था। यूपीएससी का निबंध है ये। क्या निबंध है? अगर जवानी जान पाती और बुढ़ापा कर पाता, अगर यौवन जान पाता और बुढ़ापा कर पाता। जवानी में हम कर सब सकते हैं लेकिन हम जान नहीं पाए, अब बुढ़ापे में हम जान सब गए लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे। इसलिए आपकी अच्छी जिंदगी क्या है, आपके अंदर कौन से सार हैं, इसका पहले नक्शा ब्लूप्रिंट आपके हाथ में होना चाहिए। नहीं तो आप भी उन औरतों की तरह जी जाएंगी जो सती प्रथा में भी अपने पति के चिता पे बैठ के आग में जल गई और उनको लगता था कि वो तो संस्कृति धर्म का पालन कर रही हैं। आज हम कहेंगे उनके साथ क्रूरता हुई, अन्याय हुआ, तो उस औरत का क्या, उसकी जिंदगी तो वापस नहीं लौटेगी, आपकी जिंदगी वापस नहीं लौटेगी। आप 70 साल के बाद दोबारा जिंदगी नहीं जी पाएंगे। एक ही लाइफ है, अगर एक लाइफ है तो उसकी प्लानिंग पहले से करनी पड़ेगी। इसे कहते हैं वेल बीइंग। तुम्हारे अंदर क्या क्या सार है उसको समझो, और उसको समझ के सारे सारों के हिसाब से जिंदगी का ब्लूप्रिंट बनाओ। भीड़ के चक्कर मत पड़ो। सारे मनुष्यों की समस्या है कि भीड़ में जब देखते हैं सब लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो भी सोचते हैं यही ठीक है। इसी चक्कर में लाखों करोड़ों स्त्रियां घरेलू जिंदगी में, गृहस्थी में मर खप गई, उनको लगता था वही ठीक है, आज पता चला कि वो ठीक नहीं था। करोड़ों दलित वर्ण व्यवस्था का पालन करते करते मर गए। अंबेडकर से पहले किसी ने विद्रोह नहीं किया, उनको पता नहीं चला कि वो गलत जिंदगी जी रहे हैं। तो भीड़ देख के अगर तुम चलोगे तो भीड़ तो वही है जो एक समय मानती थी
कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है। हजारों साल हमने ये माना कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है, सुबह निकलता है, सामने अस्त हो जाता है। पूरी भीड़ मान रही थी, पूरी दुनिया मान रही थी, बाद में गलत निकला। भीड़ सही नहीं जानती है। राजा राम मोहन राय ने बताया कि सती प्रथा गलत, भीड़ नहीं बताया, समाज ने नहीं बताया। अक्सर भीड़ गलत होती है। इसलिए एथिक्स चाहता है कि जो भीड़ है ना, इसके चक्कर मत फंसो, आइडिया बनाओ, ब्लूप्रिंट बनाओ। क्या ब्लूप्रिंट बनाएंगे? जैसे चाकू में उसका सार काटना है, वैसे मनुष्य का भी कुछ सार होता होगा। जब तक सारे सारों का विकास नहीं करेंगे तब तक अच्छी जिंदगी हमारी नहीं होगी। क्या क्या सार है आपके? बहुत सारे सार हैं, मैं कुछ लिख रहा हूं। वस्तुओं में एक ही सार होता है, चाकू में केवल काटना, कलम में केवल लिखना, लेकिन मनुष्य में बहुत सारे हैं। कैसे बहुत सारे हैं? देखो, जिसमें कहूंगा चाकू काटता है तो क्या पाओगे? चाकू काटता है, ये उद्देश्य से होता है। आपको हिंदी पता होगी तो कहते हैं इसको उद्देश्य, और ये विधेय होता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट बोलते हैं इसको। चाकू के साथ दूसरा प्रेडिकेट नहीं लग सकता, केवल काटने का प्रेडिकेट लगेगा। लेकिन मनुष्य के साथ बहुत सारे प्रेडिकेट लगेंगे। जैसे क्या क्या प्रेडिकेट लगेंगे? हम कहेंगे मनुष्य बौद्धिक प्राणी है, मनुष्य भावनात्मक प्राणी है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, मनुष्य नैतिक प्राणी है, मनुष्य आध्यात्मिक प्राणी है। क्या लिख रहे हैं? दर्जनों बात लिख सकते हैं। इसका मतलब मनुष्य में चाकू काटने वाला प्राणी है, सिर्फ एक ही बात होगी, लेकिन मनुष्य में केवल एक बात नहीं आएगी। मनुष्य में बौद्धिकता है, मनुष्य में संवेदनशीलता है, मनुष्य में सौंदर्य बोध है, मनुष्य में साहित्यिक समझ है, मनुष्य में सामाजिकता है, मनुष्य में नैतिकता है, मनुष्य में आध्यात्मिकता है, मनुष्य में भौतिकता है। इसलिए अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ह्यूमन बीइंग इज रैशनल बीइंग। क्या लगा देते हैं बीइंग से पहले? रैशनल बीइंग। ह्यूमन बीइंग इज एन इमोटिव बीइंग, ह्यूमन बीइंग इज मॉरल बीइंग, ह्यूमन बीइंग इज सोशल बीइंग, ह्यूमन बीइंग इज पॉलिटिकल बीइंग, ह्यूमन बीइंग इज स्पिरिचुअल बीइंग, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक। दर्जनों बीइंग आपके अंदर है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम आईएएस बन के सिर्फ पैसा कमाना चाहते हो? और अगर तुम आईएएस बन के सिर्फ पैसा कमाना चाहते हो तो पैसे से तुम्हारी कौन सी जरूरतें पूरी होंगी? भौतिक जरूरतें। और भौतिक जरूरतें पूरी करोगे तो कौन सा जीवन अच्छा होगा? भौतिक जीवन। लेकिन पैसा कमाने से तुम्हारा संवेदनशीलता वाला जीवन, तुम्हारा बौद्धिकता वाला जीवन, क्या यह भी बेहतर होगा? और अगर यह बेहतर नहीं होगा तो फिर इसका मतलब है कि तुमको प्रकृति ने दिए ढेर सारे सार। जानवरों को बौद्धिकता नहीं दी प्रकृति ने, तुमको दी है। लेकिन तुम आईएएस बनने के बाद उस बौद्धिकता का विकास कर ही नहीं रहे हो, तुम केवल भौतिकवादी जीवन जी रहे हो। बनाया तुमको प्रकृति ने, मनुष्य कई दर्जन सार दिए, एक दर्जन सार दे दिया तुमको, और तुम बनना चाहते हो चाकू कि हम एक ही सार से जिंदगी जिएंगे। बिल्कुल ऐसा हो कि नेचर ने हमको दो हाथ दिए, हम कहते हैं एक फोड़ देंगे, एक हिस्स देखेंगे। दो हाथ दिया, एक करेंगे काट देंगे। एक हाथ काट दोगे तुम्हारी जिंदगी अच्छी होगी? एक पैर काट दोगे जिंदगी अच्छी होगी? एक किडनी निकलवा दी जिंदगी अच्छी होगी? नहीं। अगर नेचर ने दो हाथ, दो आंख, दो पैर, दो किडनी दी है तो सब रहना चाहिए। वैसे नेचर ने तुमको बौद्धिकता दी है, संवेदनशीलता दी है, सामाजिकता दी है, सब रहना चाहिए तुम्हारी जिंदगी में। लेकिन तुम तो सामाजिकता छोड़ देते हो, तुम तो बौद्धिकता छोड़ देते हो, तुम संवेदनशीलता छोड़ देते हो, और तुमको पता ही नहीं चलता। तुम ना जैसे हाथ काट दे कोई, वैसे तुमने अपनी बौद्धिकता काट दी, तुमने अपनी संवेदनशीलता काट दी। घूस लेते लेते घूसखोर होते संवेदनहीन हो गए। तुमको लग रहा तुम्हारी जिंदगी अच्छी, ठीक वैसे उस औरत को लग रहा था उसकी जिंदगी अच्छी, जो घर में रह के पति की सेवा कर रही थी, वो अच्छी जिंदगी नहीं जी रही थी। इसी तरह से एथिक्स मानता है कि अगर मनुष्य में ये बौद्धिकता है, इसमें संवेदनशीलता है, इसमें नैतिकता है, इसमें भौतिकता है, इसमें आध्यात्मिकता है, तो ये सब क्या होना चाहिए? इन सभी सारों का क्या होगा जब विकास? इन सभी सारों का जब विकास होगा तो हम क्या कहेंगे? मनुष्य की जिंदगी अच्छी हो गई। जैसे चाकू की जिंदगी कब अच्छी हुई थी? उसमें धार का विकास हुआ था, धारदार बना था चाकू। वैसे आप अपनी जब बौद्धिकता का विकास करेंगे, अपनी संवेदनशीलता का विकास करेंगे, पैसा भी कमाओगे, लेकिन पैसा कमाने से भौतिकता का विकास होगा। यूपीएससी का 10 नंबर का सीधा क्वेश्चन इससे आया है। 10 नंबर का सीधा क्वेश्चन से मैंने कहा कि अगर तुम सिलेबस पढ़ोगे तो सब सवाल कभी नहीं हल कर पाओगे। 10 नंबर का सवाल आया क्या? 10 नंबर का सवाल है 2016 का। अच्छे जीवन की संकीर्ण अवधारणा सारी समस्याओं का कारण है। आप अगर अच्छा जीवन किसको मान बैठे? किसको? केवल भौतिकतावादी जीवन को। तो आप घूसखोर बनेंगे, लालची बनेंगे, स्वार्थी बनेंगे, क्योंकि केवल पैसा कमाना चाहेंगे, आज बनना पैसा कमाने के लिए। लेकिन आप अच्छी जिंदगी की अवधारणा क्या करेंगे? व्यापक क्या मानेंगे? सर्वांगीण कल्याण करना। सर्वांगीण मतलब पूरा कल्याण करना है। पूरा कल्याण कैसे होगा? बौद्धिक कल्याण भी होना चाहिए, भावनात्मक कल्याण भी होना चाहिए, नैतिक कल्याण भी होना चाहिए, सब होगा तब अच्छी जिंदगी बनेगी। और अगर सब कल्याण आप करना चाहेंगे तो जिंदगी में केवल पैसे के पीछे नहीं भागेंगे। पैसा भी चाहिए, लेकिन पैसे के अलावा भी चाहिए। हम केवल खा पी के मौज करने वाले प्राणी नहीं हैं, जानवरों से अलग हैं, दुनिया में सारी चीजों से अलग विलक्षण प्राणी हैं। तो हमको अपनी जिंदगी का कंप्लीट मैप बनाना है। अगर बौद्धिकता नहीं चलनी थी, उसका विकास करना है, संवेदनशीलता दी, इसका प्रयोग करना है, सामाजिकता दी, उसको विकसित करना है, ये सब करना है। इसी को हम क्या कहते हैं? इन सब का विकास होगा तो क्या बनेगा? इसी को कहेंगे सर्वांगीण कल्याण। सर्वांगीण कल्याण। तो सवाल ठहरे, सब विकास होगा कैसे? वही विज्ञान जो ये बताएगा कि इन सारे सारों का विकास कैसे होगा, सर्वांगीण कल्याण कैसे कर पाओगे, उसी विषय को नीति शास्त्र कहते हैं। उसी विषय को नीति शास्त्र कहते हैं। तो नीति शास्त्र वो विज्ञान है जो अच्छी जिंदगी का अलग अलग मॉडल आपके सामने रखेगा। अभी जैसे मैंने कहा कि भीड़ में जब आप होते हैं तो आपने वर्ण व्यवस्था को भी सही मान लिया हजारों साल, भीड़ ने राजतंत्र को हजारों साल सही माना,
भीड़ ने सती प्रथा को हजारों साल सही माना, वैसे आजकल भीड़ पैसे को सही मान रही है, केवल पैसा कमाना। हो सकता है 50-60 साल बाद आप समझ जाएं कि पैसा कमाना केवल ठीक नहीं था, लेकिन तब तक आपकी जिंदगी बीत चुकी होगी। इसको क्या कहा, भीड़ का दुष्परिणाम। भीड़ आपको कन्विंस कर देती कि जो तुम देख रहे हो वही सही है। इसी भीड़ से कन्विंस होने के कारण औरतों ने 14 साल में, लड़कियों ने 14 साल में शादी कर ली। इसी भीड़ से कन्विंस होने के कारण बहुत सारी स्त्रियों ने अपने आप को घर के अंदर कैद कर लिया, वो कैरियर बनाने के लिए निकली ही नहीं। इसी भीड़ से कन्विंस होने के कारण दलितों शूद्रों ने मान लिया कि हाँ ईश्वर ने हमको हीन बनाया है। और इसी भीड़ से कन्विंस होने के कारण आप आज मानते हैं कि पैसा कमाना हमारे जीवन का लक्ष्य है। आपने सोचा नहीं है, आप भीड़ के प्रभाव से तय कर रहे हैं। एथिक्स चाहता है कि आप पहले बाकी सारे तर्क भी सुन लें, सुनने के बाद समझ लोगे, फिर गड़बड़ी करोगे, तुम्हारी मर्जी है। तुम जानते ही नहीं हो कि अच्छी जिंदगी का और क्या क्या मॉडल हो सकता है। तो किसी औरत को हम सती प्रथा के समय बताते कि सती प्रथा इसलिए गलत है, अब उसके बाद भी सती हो जाती है, उसकी समस्या थी, लेकिन उसको तो पता ही नहीं था सती प्रथा गलत है। वो समझती थी संस्कृति हमारा, ये हमारा धर्म है। तो आप गलतफहमी में ना रहें, इसलिए एक विषय आपको पढ़ाया जा रहा है कि यह सर्वांगीण मानव कल्याण का विज्ञान है। तो क्या पढ़ेंगे हम इसमें, एथिक्स में हम पढ़ेंगे इसका मायने क्या देखेंगे कि यही सर्वांगीण मानव कल्याण कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर देने का जिस विज्ञान में प्रयास किया गया है वही नीति शास्त्र है। तो एक मायने में पढ़ा आपने नीति शास्त्र वो विज्ञान है जो पीड़ा हटाना चाहता है, पीड़ा के स्रोत पता करना चाहता है, उसको हटा के आनंद बढ़ाना चाहता है। दूसरा मायने आपने पढ़ा कि नीति शास्त्र विज्ञान जो हमारा कंप्लीट कल्याण करना चाहता है, हमारे सभी सारों का विकास करना चाहता है और उसके तरीका बताता है कि कैसे होगा। तो जब एथिक्स पढ़ेंगे मतलब तो हम कॉम्पिटिटिव बात पढ़ेंगे, हमको एक ही बात पता हो तो हम तुलना नहीं कर सकते। आपने केवल बिहार से हैं, आपने केवल लिट्टी चोखा खाया है, मैक्सिकन डिश खाई ही नहीं, थाई खाना खाया ही नहीं और डिक्लेयर कर दिया कि लिट्टी चोखा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ भोजन है। हो सकता है सर्वश्रेष्ठ हो, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कहने के लिए तुलना करना जरूरी है। पहले थाई खाना खा के भी देखो, लेबनीज पीटा ब्रेड और हुमस खा के देखो, मैक्सिकन खाओ, साउथ इंडियन खाओ, तमाम खाना खा के तब जब कहोगे कि नहीं भाई लिट्टी चोखा बेस्ट है, तब तुम्हारी बात सही होगी। लिट्टी चोखा ही जानते हो अकेले और निर्णय करता बन बैठे, जिसे लगता है दुनिया का सारा फूट चक के बैठे हो। यही कह रहा है एथिक्स कि पहले सर्वांगीण कल्याण को समझो, तो जिंदगी और कितने तरीकों से जी जा सकती है तो समझो, फिर बता देना कि हाँ रुपया पैसा वाली जिंदगी ठीक है, उसको चुन लेना। लेकिन पहले तुम केवल एक ही जिंदगी का मॉडल समझते हो क्योंकि तुम्हारे गांव से लेकर शहर तक सब आदमी भीड़ में पैसा कमाने की भाग रहा है। अब तुमने उसी जिंदगी को अच्छी जिंदगी मान लिया तो तुम तो समझदार आदमी, तुम भीड़ तो नहीं हो। भीड़ तो आलस नहीं बनती है, तो क्या तुम इसी तरह की भीड़ का हिस्सा हो? इस तरह की भीड़ का हिस्सा तुमको आलस क्यों बना दिया जाए? जब तुम तुलना करना नहीं जानते हो तो तुम भीड़ हो, मॉब हो। मॉब आलस नहीं बनती। आलस के पास अपनी कुछ थिंकिंग होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए, विजन होना चाहिए। तो पेपर कम से कम ये चाहता है कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट के तौर पर एथिक्स में तुमको जिंदगी के अलग अलग नजरिए पता होने चाहिए, उनमें तुलना करके फिर तुम चुनना कि कौन सा चुनना है। इसलिए एथिक्स चाहेगा कि आपको एक बार कंप्लीट पिक्चर दिखाई जाए कि ऐसी जिंदगी भी जी जा सकती है, ऐसा जिंदगी का मॉडल भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि थाई खाना भी हो सकता है, मैक्सिकन खाना भी हो सकता है, लेबनीज खाना भी हो सकता है, इंडियन खाना भी हो सकता है। वैसे जिंदगी भी कई तरह की हो सकती है। एक केवल भौतिकतावादी जिंदगी हो सकती है, एक आध्यात्मिकतावादी जिंदगी हो सकती है, एक भौतिकतावाद आध्यात्मिकतावाद को मिला के बनी हुई जिंदगी हो सकती है, एक में भौतिकतावाद आध्यात्मिकतावाद बौद्धिकता तीनों मिला दिया जाएगा, वो जिंदगी होगी। सबके अलग अलग मॉडल कौन से हैं और हमको अब समझने के बाद कौन सी जिंदगी चुननी चाहिए, ये बात जहां हम सीखते हैं उसको हम नीति शास्त्र कहते हैं। ठीक है, इसलिए नीति शास्त्र को क्या कहते हैं? सर्वांगीण मानव कल्याण का विज्ञान। कितने सवाल होंगे इससे? 2 सवाल आ चुका है इससे, अकेले इसी परिभाषा से। क्या क्या आ चुका है? एक सवाल आया नीति शास्त्र हमारी जिंदगी में क्या बढ़ाता है। सवाल ये नहीं आया नीति शास्त्र क्या है, सवाल आया नीति शास्त्र मानव जिंदगी में किस बात की प्रोन्नति करने की चेष्टा करता है। प्रोन्नति बढ़ाता क्या है दिखाएंगे। नीति शास्त्र हमारी अच्छी जिंदगी की आइडिया को व्यापक करता है, उसका दायरा बढ़ा देता है। अगर आपको नीति शास्त्र नहीं पता, नैतिकता नहीं पता तो आपकी जिंदगी का दायरा छोटा होगा। नैतिकता समझने के बाद आपकी जिंदगी का दायरा बड़ा हो जाएगा, अच्छी जिंदगी का आइडिया व्यापक हो जाएगा। उस सवाल को बिना ये परिभाषा जाने नहीं कर सकते हो। यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे पूछा तुम्हारी गाइड से हल नहीं होंगे। सवाल है, स्पेसिफिकली ये सवाल है कि नीति शास्त्र मानव जिंदगी में किस बात की प्रोन्नति करने की चेष्टा करता है। और दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल आया है अच्छी जिंदगी का संकीर्ण मायने। संकीर्ण मतलब इसमें कोई एक आध साल ही लेके आप जिंदगी जी रहे हैं। संकीर्ण मायने समस्याओं का कारण है, नैतिक समस्याओं का कारण है। वहां भी आपको नहीं पता कि जिंदगी में आदमी केवल पैसा कमाने को अच्छी जिंदगी मान रहा है, अपने आप को केवल भौतिक प्राणी मान रहा है। यावत जीवित सुखम जीवित रणम कृत्वा घृतम पीबेत, चारवाक बन गया है। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो घी पियो, इसको अपने जीवन का लक्ष्य मान चुका है। तो संकीर्ण जिंदगी, ऐसा आदमी झूठ बोलेगा, लालची बनेगा, घूसखोर बनेगा, नैतिक समस्याएं पैदा करेगा। ये सवाल भी इसी सर्वांगीण कल्याण वाले आइडिया से हल होगा। ठीक है, हमारे सिलेबस में और कहीं सर्वांगीण कल्याण नहीं लिखा है, वो एथिक्स की परिभाषा से, और हम उसको कुछ टॉपिक को पढ़ते समय और आपको विस्तार से समझाएंगे। बहरहाल 4 मायने आपने सीख लिए। क्या क्या सीख लिया? एथिक्स एक मानकीय विज्ञान है जो कुछ आदर्शमूलक सवालों का जवाब देने की कोशिश करता है। क्या? हमको कैसा मनुष्य बनना चाहिए, हमको निर्णय कैसे लेने चाहिए, हमारे कानून कैसे होने चाहिए, कैसे पता करेंगे कि हमारा कोई नियम नैतिक है या नैतिक। ऐसे मानकीय सवालों का जवाब देने वाला विषय नीति शास्त्र है, मानकीय विज्ञान है, जिसका काम है दुनिया अच्छी बनाना, संस्थाएं अच्छी बनाना। ये था पहला मायने। दूसरा मायने था नीति शास्त्र हमारी जिंदगी, हमारी दुनिया में मौजूद दुविधाओं के समाधान का विज्ञान है। ये कांत, रॉल्स, गांधी, सुखवाद, उपयोगितावाद जैसे मॉडल से दुविधा हल करने की हमारी क्षमता बढ़ाना चाहता है। दुविधा क्या होती है समझा चुका हूं। तीसरा मायने, नीति शास्त्र
हमारे समाज, हमारी दुनिया में आने वाली पीड़ा की पहचान की क्षमता हमारी बढ़ाता है, उस पीड़ा के कारण की समझ हमारी बढ़ाता है, और फिर उस पीड़ा को दूर कैसे करेंगे, आनंद की मात्रा बढ़ाएंगे कैसे, इसका हमको ज्ञान देता है। नंबर चौथा, नीति शास्त्र सर्वांगीण मानव कल्याण का विज्ञान है, जो मानव कल्याण के कई आइडिया हमारे सामने रखता है और हम वो कल्याण हासिल कैसे करेंगे इसका तरीका बताता है। ठीक है, बात समझ आई? पांचवा छठा परिभाषा में से बोल दे रहा हूं, क्या पढ़ा तुमने? नीति शास्त्र मूल्यों और सद्गुणों का विज्ञान है, मूल्यों और सद्गुणों का विज्ञान है। जो क्वेश्चन बताता हूं मैं इसको करवाऊंगा ना, इसको करवाऊंगा। आपके साथी ने जो लिखा बिल्कुल सही बात लिखी। ये सब्जेक्ट अगर तुमने ठीक से पढ़ लिया तो यूपीएससी के जो निबंध आ रहे हैं, यूपीएससी का निबंध वो तुम कर लोगे। कैसा निबंध आता, पहली क्लास में बताया था। सत बौद्धिक है, बौद्धिक सत है, निबंध है। हर्ष कृतज्ञता का सरलतम रूप है, निबंध है। आत्मसंधान की प्रक्रिया बाह्य स्रोतों को सौंप दी गई है, निबंध है। और इकोनॉमी तुमको अगर लगे जीएस पढ़ेंगे तो कर देंगे। आत्मसंधान की प्रक्रिया बाह्य स्रोतों को सौंप दी गई, न पॉलिटी है, न इकोनॉमी है, न हिस्ट्री है, न ज्योग्राफी है, पूरा न साइंस टेक है, न गवर्नेंस है, पूरा पढ़ लोगे फिर भी आत्मसंधान की प्रक्रिया बाह्य स्रोतों को सौंप दी गई। ये 250 नंबर के जो ऐसे निबंध आ रहे हैं, 125-25 नंबर के, हवा नहीं लगेगी क्या है। अभी तुम कहते हो 10 लाइन अपने से नहीं लिख पाएंगे, इसमें 10 पेज लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे? आत्मसंधान की प्रक्रिया बाह्य स्रोतों को सौंप दी गई। इसलिए तुम्हारे दिमाग की जब तक क्षमता नहीं बढ़ेगी, क्या 250 नंबर का निबंध तुम छोड़ के आओगे? नहीं छोड़ोगे। क्या निबंध का कोई नोट्स होगा क्या जो गेस कर लेगा कि आत्मसंधान की प्रक्रिया बाह्य स्रोतों को सौंप दी गई, ये निबंध आने वाला है? निबंध का कोई सिलेबस नहीं है, सिलेबस नहीं निबंध का। हीगल का स्टेटमेंट पूछ लिया, रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल, क्या करोगे कि सिलेबस में थोड़ा लिखा है? तो आपको समझना पड़ेगा अंततः कि आप जब इथिक्स पढ़ेंगे तो आप सिलेबस से इतर भी चर्चा कर रहे हैं, सोचने समझने की क्षमता बढ़ा रहे हैं, समय लगेगा इसमें, लेकिन ये विषय तुमको निबंध में बहुत मदद करेगा, इंटरव्यू में बहुत मदद करेगा। तुमसे पूछा जाएगा कि तुम सिलेक्ट होने के बाद भ्रष्टाचारी क्यों नहीं बनोगे, सबसे पूछा जाता सवाल ये। अब तुमने सुना, ये जवाब दे सकते हो, तुम क्या जवाब दे सकते हो कि सर मैं भ्रष्टाचारी क्यों बनूंगा? अगर मैं भ्रष्टाचारी बनूंगा तो मैं केवल अपना भौतिक कल्याण करूंगा, जबकि मनुष्य के तौर पर मैं केवल भौतिक प्राणी नहीं हूं, केवल शरीर नहीं हूं, मैं बौद्धिक प्राणी भी हूं, मैं भावनात्मक प्राणी भी हूं, मैं सामाजिक प्राणी भी हूं, मैं नैतिक प्राणी भी हूं। तो मेरी भलाई इसमें कि मैं अपना सर्वांगीण कल्याण करूं। जब मैं घूसखोर हो जाऊंगा, भ्रष्ट हो जाऊंगा, तो मैं भौतिकतावादी जीवन तो अच्छे से जी लूंगा, लेकिन मेरी संवेदनशीलता खत्म हो जाएगी, मेरी बौद्धिकता खत्म हो जाएगी। इसमें मेरा नुकसान है सर भ्रष्ट होने में। भ्रष्ट बनूंगा तो मैं अपना नुकसान कर रहा हूं, मैं अपने कल्याण से समझौता कर रहा हूं, मैं अपने हित के खिलाफ क्यों जाऊंगा? आप ये जवाब देंगे, अगला आदमी समझ जाएगा, कन्विंस हो जाएगा। क्या दिखा दिया आपने? ये नहीं कहा कि सर हम ईमानदार बनेंगे, संविधान का पालन करेंगे, तो ये तो प्रवचन है, भाषण है, ऐसा सब बोलते हैं। तुम अगर ये दिखा पाओगे भ्रष्ट बनने में मेरा नुकसान है, तो एग्जामिनर कन्विंस होगा कि बच्चे को पता है कि अगर भ्रष्ट बनेगा तो इसका भी कुछ नुकसान होगा। और व्यक्ति में सबसे ज्यादा प्रबल संभावना किसकी होती? हर आदमी अपना नुकसान नहीं करना चाहता। क्या दिखा दोगे कि सर हमने पढ़ा एथिक्स में अनैतिकता पीड़ा की तरफ ले जाती है, नैतिकता आनंद बढ़ाती है, भ्रष्टाचार एक अनैतिकता है, इससे अंततः पीड़ा पैदा होगी मेरी जिंदगी में भी, और इसको मैं ऐसे सिद्ध कर सकता हूं, जब पढ़ाऊंगा सिद्ध करूंगा। कहोगे इसलिए सर अनैतिकता से मेरी जिंदगी में पीड़ा आएगी तो मैं अनैतिकता की तरफ क्यों जाऊंगा? अनैतिकता बिल्कुल शराब की तरह है, जैसे शराब पीने में शुरू में मजा आता है, लेकिन बाद में लीवर किडनी खराब हो जाता है, वैसे अनैतिकता शुरू में अच्छी लगती है शराब की तरह, लेकिन तुम्हारे पूरे समाज को खराब कर देगी, तुम्हारी पूरी दुनिया को खराब कर देगी, तुम्हारे पूरे राज्य को खराब कर देगी। इस पीड़ा आएगी, समझा दोगे ये बात तो कन्विंस हो जाएगा इंटरव्यू लेने वाला कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो। इसी विषय को पढ़ के अच्छा इंटरव्यू दोगे, इसी विषय को पढ़ के अच्छा निबंध लिखोगे, इसी विषय को पढ़ के इथिक्स करोगे, 775 नंबर की समझ बनाएगा ये पेपर, अगर ठीक से पढ़ोगे। इसलिए इस विषय में बहुत मेहनत कर रहा हूं। मैंने कहा बार बार, सिलेबस पढ़ाना जो तुम्हारी गाइड में लिखा हो, पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं मुझे, आऊंगा वही लिखवा दूंगा। मनुष्य मानव सहसंबंध का मतलब ये है, नैतिकता का सार का मतलब ये है, मूल्य ये होते हैं, सब छपवा दूंगा। आपके चले भी जाओगे, एक भी ना इंटरव्यू दे पाओगे, ना निबंध लिख पाओगे, नैतिक सवाल कर पाओगे। तो ट्राई करो, अपने दिमाग में आइडिया मत बनाओ कि जो तुमको सीधे सब समझ में आ जाता है वही अच्छा है। ये मानो कि यूपीएससी का लेवल अगर ऊपर है और हमारा लेवल नीचे है, और टीचर यूपीएससी के लेवल पर पढ़ा रहा है, तो हमको ऊपर जाना पड़ेगा। टीचर को जबरदस्ती नीचे खींच लेंगे तो टीचर तो नीचे उतर आएगा, लेकिन अगर यूपीएससी के लेवल से नीचे उतर आए तो हमारा क्या फायदा? तो तुम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मरवा रहे हो अगर मुझे नीचे के स्तर पर पढ़ाने के लिए कहोगे। मेरा कोई नुकसान नहीं, मैं ऊपर के स्तर पढ़ा सकता हूं तो नीचे के स्तर पढ़ा ही सकता हूं। पेपर देखो। चलिए अब अगली बात, पढ़ने से सब बात नहीं बनती बेटा। जब तुम इस पूरे सिलेबस को भी एक्सप्लेनेशन सिलेबस करेंगे तो तुम देखोगे, कहा ना कि पढ़ने से कई बार हम नैतिक नहीं बनते, लेकिन हमारे नैतिक बनने की शुरुआत होती है, पहला स्टेप है वो। जैसे आप संख्या सीख लिए, गणित में 1 2 3 4, इसका थोड़े परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी कर लोगे, प्रोबेबिलिटी सॉल्व भी कर लोगे। संख्या नहीं सीखोगे 1 2 3 4 100 तक तो बहुत सारी चीज नहीं कर पाओगे। संख्या सीखना जरूरी है, लेकिन संख्या सीखने का मतलब ये नहीं हो गया कि नंबर तुमको आ गया तो गणित का सब सवाल कर लोगे। ठीक वैसे नैतिकता जानना जरूरी है, जान जाओगे तो तुम्हारे नैतिक बनने की संभावना बढ़ जाएगी, लेकिन केवल जानने से नैतिक बन जाओगे ऐसा थोड़ा होता है। जैसे गणित में ना अलग अलग लेवल होते हैं, कक्षा 3 में ये पढ़ा, 4 में ये पढ़ा, 5 में पढ़ा, जैसे ऊपर जाते हैं गणित की क्षमता बढ़ती जाती है। नैतिकता में वैसे होगा, ज्ञान ही नहीं नैतिकता तो नैतिक बनने की संभावना जीरो है। ज्ञान हो गया, अब उसके बाद तुमने ज्ञान के बाद अपने चरित्र को बदला, व्यक्तित्व को बदला, उधर गए तो नैतिक बन जाओगे, नहीं बदला तो अकेले ज्ञान लेके आंसर लिखते रहोगे, नैतिक नहीं बनोगे। आइए चौथी बात को, पांचवी बात को जल्दी सुनो। पांचवी बात क्या है? नीति शास्त्र क्या है? मूल्यों एवं सद्गुणों का विज्ञान है। नीति शास्त्र मूल्यों और सद्गुणों का विज्ञान है। होमवर्क रखना याद, मैं अभी बोल दे रहा हूं होमवर्क। और होमवर्क जब मैं देता हूं ना तो मैं पूछता भी हूं सबसे, जैसे स्वीट पॉइजन से भी पूछूंगा, पापा कुमार से भी पूछूंगा,
सबसे पूछूंगा, नाम लेके पूछूंगा क्लास में। तो क्या होमवर्क है, नोट कर लो कॉपी में। क्या ये जो नैतिकता के मायने मैंने पढ़ा दिए, इनको तुमको अपनी कॉपी से रिवाइज करके आना होगा। मैं पूछूंगा सर्वांगीण कल्याण क्या है, लिखोगे कमेंट में, समय दूंगा 2 मिनट लिखने का। लिखोगे कमेंट में कि सर्वांगीण कल्याण का मतलब है अपने सभी सारों का विकास करना, मानव के तौर पर बौद्धिकता, संवेदनशीलता, नैतिकता, आध्यात्मिकता, भौतिकता, इन सब का विकास करना। इससे जो हमारी जिंदगी बनेगी उसी को सर्वांगीण कल्याण कहते हैं। लिखना पड़ेगा। नंबर 1 होमवर्क। नंबर 2 होमवर्क, यूपीएससी के 2013, 14 और 16, 13, 14 और 16 का पहला सवाल अपने रफ कॉपी पे, रफ कॉपी बनाओगे, आंसर राइटिंग करने की कोशिश करोगे, फेयर मत करना। रफ कॉपी पे 2013, 14 और 16, 13 में सवाल आया है, मूल्यों नैतिकताओं से क्या समझते हो, व्यवसायिक सक्षमता के साथ नैतिक होना किस प्रकार जरूरी है। 16 में सवाल आया है, नैतिकता समाज और मानव की भलाई कैसे करती है। 14 में सवाल आया है, नैतिकता हमारे जीवन में किस बात की प्रोन्नति करने की चेष्टा करती है। लोक प्रशासकों का नैतिक होना ज्यादा जरूरी क्यों है। 3 क्वेश्चन पर पहले जो पढ़ा है आपने, 5 परिभाषा, जो भी 5वीं बता दूंगा, 3 क्वेश्चन पर 5 परिभाषाओं के हिसाब से पॉइंट सोचने की कोशिश करना रफ कॉपी पे। मैं इन 3 सवालों का फिर उत्तर बताऊंगा। 40 मिनट का समय हम लोग लगाएंगे अगली कक्षा में यूपीएससी के क्वेश्चन और तुम्हारे जो तक पढ़ा है उसके रिवीजन के लिए। तो क्लास में जो एक दूसरे का हालचाल पूछते रहते उस दिन ये नहीं होगा। उसके बजाय 5 परिभाषाओं में से कोई परिभाषा में पूछूंगा कि मानकीय विज्ञान क्या होता है बताओ, और नाम लेके पूछूंगा कि मेघा से मैंने पूछा है, अमन से पूछा है, लोकेंद्र से पूछा है, वही लोग लिखेंगे उत्तर। जिनसे कहूंगा ये इनसे पूछा वही लोग उत्तर लिखेंगे। ठीक है, 50-55 क्लास में ऐसे चलेगा मामला आगे। आपको होमवर्क दिया जाएगा, पढ़ के आइए। तो होमवर्क में पहली चीज 5 परिभाषाएं जो सिखा रहा हूं इसको रिवाइज करके आओगे। 3 साल का 3 सवाल बताया। 13 का मूल्यों नैतिकताओं से क्या समझते हो, व्यवसायिक सक्षमता के साथ नैतिक होना किस प्रकार जरूरी है। नंबर 2, नैतिकता मानव जीवन में किस बात की प्रोन्नति की चेष्टा करती है। लोक प्रशासकों का नैतिक होना ज्यादा जरूरी क्यों है, लोक प्रशासन नैतिकता ज्यादा जरूरी क्यों है। और 16 का सवाल, नैतिकता समाज और मानव की भलाई कैसे करती है। 3 सवाल इथिक्स के शुरुआती जो इथिक्स के मायने से पूछे गए हैं उन पर प्रयास करोगे, और इस बीच में अपने गाइड से भी पढ़ने की कोशिश करोगे कि उसमें इथिक्स का क्या मायने लिखा गया है। चलिए अब आगे आइए, इसको देखते हैं। नीति शास्त्र मूल्यों और सद्गुणों का विज्ञान है। ये मूल्य क्या होता है, मूल्य क्या है। मूल्य का मतलब होता है, क्या होता है मूल्य का मतलब भाई, क्या पूछे हो मानसी सर, पूछे प्लीज सर बताएं क्या पूछे हो। बहुत बढ़िया चांदनी, कोशिश करके आना, फिर उसका आंसर मैं बताऊंगा, उससे मिलाना। अरे मूल्य का मतलब वैल्यू तो उसकी अंग्रेजी है, मतलब थोड़े कीमती। जी बिल्कुल सही बात, जो कीमती है वही मूल्य है। कीमत का मतलब कहते हैं बड़ा प्रेशस है। क्या सूचित होता है कीमत से, जैसे कहते हैं एप्पल के फोन का मूल्य ज्यादा है, लावा के फोन का मूल्य कम है, माइक्रोमैक्स के फोन का मूल्य कम है, एप्पल के फोन का मूल्य ज्यादा है। मार्केट में गए, एक बिस्किट के पैकेट पे लिखा है 50 रुपए, अब दूसरे बिस्किट के पैकेट पे लिखा है टाइगर 5 रुपए। 5 रुपए वाला टाइगर और 50 रुपए वाला कोई बिस्किट सनफीस्ट का, क्या फर्क है। 5 और 50 किसकी सूचना दे रहा है। टीवी पर एक टीवी सेंसुई का 10,000 का, सोनी का वही टीवी 40,000 का, क्या सूचना दे रहा है। सूचना दे रहा है कि सोनी का टीवी अगर 40,000 का है तो सोनी का टीवी ज्यादा अच्छा है, ज्यादा मूल्यवान है, ज्यादा उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट गुणवत्ता बेहतर है। 5 रुपए के बिस्किट की तुलना में 50 रुपए के बिस्किट की गुणवत्ता बेहतर है। 15,000 के माइक्रोमैक्स के फोन की तुलना में 55,000 के 60,000 के फोन की उत्कृष्टता ज्यादा है, गुणवत्ता ज्यादा है। तो मूल्य मतलब गुणवत्ता, मूल्य मतलब उत्कृष्टता। ठीक है, तो मूल्य का मतलब क्या हो गया, उत्कृष्ट, उत्कृष्टता का सूचक, इसका गुणवत्ता का सूचक, उत्कृष्टता और गुणवत्ता का सूचक। इसका जिसके आने से कोई चीज उत्कृष्ट बन जाए वही मूल्य है। क्या, जिसके होने से कोई संस्था, मनुष्य क्या बन जाए, उत्कृष्ट बन जाए, वही मूल्य है। जैसे मान लो ये 2 मनुष्य हैं, मान लेना मनुष्य, ये मत कहना चिड़िया लग रहे हैं। दो मनुष्य, ये वाला हो चोर, बेईमान, लालची, स्वार्थी, हिंसक। ये वाला हो सत्यनिष्ठ, दयालु, परार्थी। क्या कहोगे, कौन सा मनुष्य बेहतर है। तुमको इन दोनों में से एक को आईएएस बनाना हो, मान लो तुमको पता हो कि तुम आईएएस नहीं बनोगे, छोड़ दो थोड़ी देर के, मान लो तुम अपने आप को भूल जाओ अभी। मान लो तुमको किसी को इनमें से आईएएस बनाना हो, इंटरव्यू
तुम ले रहे हो। तुमको पता चल गया कि एक आदमी ये बेईमान है, चोर है, और ये वाला आदमी सत्यनिष्ठ है, दयालु है, परार्थी है। किसको आइस बनाओगे? क्या करोगे? तो तुमने क्या माना कि ये क्या है? ये उत्कृष्ट मनुष्य है। तो इसको उत्कृष्ट कैसे घोषित किया तुमने? इसके रंग से कि गोरा ज्यादा है, इसका ब्लड टेस्ट करवाया और हीमोग्लोबिन 14 है इसलिए उत्कृष्ट है, इसका 12 निकला था 11, इसमें प्लेटलेट्स काउंट 3 लाख है इसमें मान लो, या 2 लाख है इसमें मान लो, 1,60,000 है। प्लेटलेट काउंट से बताया क्या कि ज्यादा उत्कृष्ट? नहीं। किससे? इन चीजों से। ये चीजें आने से क्या हुआ? मनुष्य उत्कृष्ट बन गया। तो हम कहेंगे ये क्या है? ये सब जिससे मनुष्य उत्कृष्ट बना, ये है मानव मूल्य। मानव मूल्य, मूल्य वो है जिसके आने से मनुष्य उत्कृष्ट बन जाए। मनुष्य उत्कृष्ट बन जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? मानव मूल्य। प्रशासन उत्कृष्ट बन जाएगा उसको क्या कहेंगे? प्रशासनिक मूल्य। समाज उत्कृष्ट बन जाए उसको क्या कहेंगे? सामाजिक मूल्य। राजनीति उत्कृष्ट बन जाए उसको क्या कहेंगे? राजनीतिक मूल्य। तो मूल्य क्या है? जो कहीं आ गए वो चीज अच्छी बन गई, उसकी गुणवत्ता बढ़ गई, उसकी उत्कृष्टता बढ़ गई, उसकी वांछनीयता बढ़ गई। डिजायरेबिलिटी, डिजायरेबिलिटी समझते हो? जिसकी हम आकांक्षा करते हैं, इच्छा करते हैं। हम क्या इच्छा करते हैं कि हमारे राज्य में कैसे आईएएस हो? हम कहेंगे ऐसे आईएएस हो। इसका मतलब हम इस तरह के मनुष्यों की आकांक्षा करते हैं। कैसे सैनिकों की हम आकांक्षा करते हैं हमारी सेना में कैसे सैनिक जाए? साहसी कि कायर? डरपोक कि बहादुर? तुम कहोगे साहसी, बहादुर। तो हम कहेंगे साहसी और बहादुर ये सैनिकों के मूल्य हैं। इनके होने से ही अच्छा सैनिक बनता है, गुणवत्तापरक सैनिक बनता है, उत्कृष्ट सैनिक बनता है। तो जिस चीज के आने से उत्कृष्टता बढ़ जाए। अब इसी की जगह मैं रख देता क्या? इसी जगह मैं रख देता प्रशासन। प्रशासन ए, प्रशासन बी। प्रशासन ए में कह देता गोपनीयता है। प्रशासन ए में कह देता भाई भतीजावाद है। प्रशासन बी में कह देता पारदर्शिता है, इसमें निष्पक्षता है। कौन से प्रशासन को उत्कृष्ट मानते? तुम कहते ये वाला प्रशासन बी जो है ये क्या है? उत्कृष्ट प्रशासन है। तो हम कहते इसका मतलब किससे उत्कृष्ट बना? पारदर्शिता, निष्पक्षता से। तो हम क्या कह देते? ये क्या बन गए? ये प्रशासनिक मूल्य। अगर समाज होता, समाज ए, समाज बी, समाज ए में हिंसा है, समाज बी में शांति है, तुमसे पूछा कहां जाओगे? अफगानिस्तान भेज दे कि नॉर्वे? 2 जगह भेज सकते हैं। अफगानिस्तान में पहाड़ बहुत सुंदर है, हिंदू कुश की रेंज के आसपास कहीं तुमको खुले जगह पर रखेंगे। अब भेज दें, कहां जाओगे? कहोगे नॉर्वे जाएंगे, अफगानिस्तान नहीं जाएंगे। क्यों गए नॉर्वे? क्योंकि नॉर्वे में शांति है, अफगानिस्तान में हिंसा है। तो क्या माना तुमने? अफगानिस्तान का समाज बुरा है, नॉर्वे का समाज अच्छा है। किसका अच्छा हुआ? क्योंकि शांति, पीस है। तो क्या हो गया? ये शांति बन गया क्या? ये बन गया सामाजिक मूल्य। मैं कह दूं एक राज्य में स्वतंत्रता, समानता, न्याय है, दूसरे राज्य में भेदभाव है, अन्याय है, पाबंदियां हैं। कहां जाओगे? तुम कहोगे उस राज्य में जाएंगे जहां पाबंदी ना हो, न्याय हो, न्यायपालिका ठीक से काम करे, कानून का शासन हो। तो इसका मतलब तुम विधि के शासन को, न्याय को, समानता को चुन रहे हो, ऐसे राज्य में जाना चाहते हो। तो मैं कहूंगा समानता, न्याय, विधि का शासन ये राजनीतिक मूल्य हैं। इनके होने से राज्य अच्छा हो जाता है, उत्कृष्ट हो जाता है। इथिक्स का काम यही पता लगाना है कौन कौन से वैल्यूज कहां कहां डाल दिए जाएं, कैसे ले आया जाए उन वैल्यूज को। मान लीजिए हमको समाज में शांति ले आनी, हमको प्रशासन में पारदर्शिता ले आनी है नहीं, कैसे ले आएंगे? मूल्य क्या है, कौन से मूल्य हैं, कहां होने चाहिए, उनको लाया कैसे जाए, मूल्य कमजोर क्यों हुए? इन सब सवालों को जो विषय जवाब देता है, क्या जवाब देता है? तुम कहेंगे वह विज्ञान जो मूल्यों की पहचान करता है, संस्थाओं में उनको लाने का तरीका बताता है, मूल्यों के कमजोर होने की समस्या का समाधान करता है, उसे ही नीति शास्त्र कहते हैं। तो एथिक्स एक साइंस के तौर पर कौन सी वैल्यूज मनुष्य में डाली जाएं, कौन सी प्रशासन में डाली जाएं, कौन सी राजनीति में ले आई जाएं, इनके बारे में व्यापक चर्चा करता है। और फिर यह बताता है कि वैल्यू राजनीति में आएगी कैसे, समाज में आएगी कैसे, प्रशासन में आएगी कैसे, उसका भी मेथड बताता है। और यह भी बताता है कि अगर हमारे प्रशासन में पारदर्शिता नहीं तो क्यों नहीं है, इसका मतलब मूल्य नहीं है तो क्यों नहीं है, मूल्य आएंगे कैसे, कौन से मूल्य कहां होने चाहिए। इस तरीके से मूल्यों पर व्यापक चर्चा जो विषय करता है उसको नीति शास्त्र कहते हैं। जैसे मान लिया आपने कहा कि आदमी सत्यनिष्ठ होना चाहिए। अब मान लो तुम सत्यनिष्ठ नहीं हो, तो एथिक्स में हमारा काम क्या है? पता लगाना तुम सत्यनिष्ठ हो क्यों नहीं, असल में तुम बेईमान क्यों बन रहे हो। मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा कि तुम लालची बने क्यों। हम चाहते हैं तुम लालची ना बनो, लेकिन तुम तो बन गए, क्यों बने? तुम्हारे अंदर से लालच निकलेगा कैसे, तरीका क्या अपनाया जाए, तुमको सत्यनिष्ठ कैसे बनाया जाए। ये सब सवाल जहां हम डिस्कस करेंगे उसको क्या कहेंगे? नीति शास्त्र। इसलिए नीति शास्त्र को हम मूल्यों का विज्ञान कहते हैं, मूल्यों और सद्गुणों का विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तुम्हारे यूनिट 6 में, छठे यूनिट में टॉपिक है मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, स्ट्रेंथनिंग ऑफ वैल्यूज। तुम्हारे यूनिट 1 में भी मानव मूल्य का टॉपिक है। तुम्हारे यूनिट 3 में सिविल सेवा के आधारभूत मूल्य का टॉपिक है। तो यूनिट 1 में भी मूल्य है, यूनिट 3 में भी मूल्य है, यूनिट 6 में भी मूल्य है। और हर जगह हमको समझना पड़ेगा कि मूल्य कौन से हैं
ये कमजोर क्यों हुए, हमारे नेता भ्रष्ट क्यों हुए, राजनीति में गिरावट क्यों आई? सवाल पूछा गया है, यूपीएससी का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? नैतिक युवा, शिक्षित पढ़े लिखे युवा राजनीति में क्यों नहीं जा रहे हैं? आपने आदमी नैतिक बना दिया, नैतिक बना दिया, इसका तो मूल्य आ गए और राजनीति में मूल्य खराब कर दिए, खत्म कर दिए। तो एक नैतिक आदमी जिसमें मूल्य आ गया, क्या वो अनैतिक संस्था में जाएगा? नहीं जाएगा। तो सवाल में भी हमको दिखाना पड़ेगा कि राजनीति में किन मूल्यों में गिरावट आई है। और अगर आप व्यक्ति को नैतिक बनाएंगे तो ऐसा व्यक्ति राजनीति नहीं जाएगा। अक्सर आपने सुना होगा भारत में लोग कहते हैं राजनीति गंदी, अच्छे लोगों के लिए नहीं है, अच्छे लोगों के लिए नहीं है। इसका अच्छे लोगों ने मान लिया कि हम तो मूल्य वाले लोग हैं और राजनीति में चूंकि मूल्य नहीं, इसलिए राजनीति में जाएंगे नहीं, इसलिए हमने राजनीति को बुरे लोगों के लिए छोड़ दिया, तो बुरे लोगों ने सारी राजनीति कब्जा कर लिया। सवाल फिर समस्या का हल कैसे होगा? सवाल में आगे पूछा जाएगा आपसे कि समस्या का समाधान कैसे होगा। तो ये क्वेश्चन भी आप इससे हल कर सकेंगे जब हम इस पर व्यापक चर्चा करेंगे। अभी तो फिलहाल परिभाषा सीख रहे हैं। लास्ट लाइन लिखा है भाई, मूल्यों के कमजोर होने की समस्या का समाधान करता है, उसे ही नीति शास्त्र कहते हैं। तो किस संस्था में कौन से मूल्य होने चाहिए, उसमें वो मूल्य क्यों नहीं है, उसमें वो मूल्य लाए कैसे जाएंगे, उस संस्था में मूल्यों को मजबूत कैसे किया जाएगा, इस तरह के प्रश्नों का जहां हम जवाब खोजते हैं उसी को नीति शास्त्र कहते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि जब मैं छापता हूं तभी तुमको लगता है कि बात इंपॉर्टेंट है। क्या सवाल है? किसी संस्था में कौन से मूल्य होने चाहिए, यह मूल्य संस्था में क्यों नहीं है, ऐसे मूल्य संस्था में कैसे लाए जाएंगे, संस्था में इन मूल्यों को कैसे मजबूत और सुदृढ़ किया जाएगा। इन्हीं प्रश्नों पर विचार करने वाला विज्ञान क्या है? नीति शास्त्र है। तो मानकीय विज्ञान जब बताया था नीति शास्त्र, तो वहां भी सवाल लिखे थे 4-5, कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसा इंसान बनना चाहिए, ऐसे सवालों का जवाब देने वाला विषय नीति शास्त्र है। और यहां भी मूल्यों में भी सवाल लिखा, दुविधाओं में भी लिखा था, पर्यावरण विकास के बीच की दुविधा का समाधान कैसे होगा, गुजरात मॉडल केरला मॉडल के टकराव की दुविधा का समाधान कैसे होगा। तो हर टॉपिक को पढ़ाने पर मैंने कुछ सवाल बनाए हैं। उन्हीं सवालों को अगर एक जगह लिख लोगे तो नीति शास्त्र कौन सा विज्ञान है, ये क्या करने की कोशिश करता है, इसका 1.5 पेज का तुम्हारा 2 पेज का नोट्स तैयार हो जाएगा मिनिमम। इसका तो हम आगे की जो पढ़ाई करने जा रहे हैं उस सारी पढ़ाई में इन्हीं प्रश्नों का जवाब ढूंढेंगे। चाहे यूनिट 1 पढ़ें, चाहे यूनिट 2 पढ़ें, चाहे यूनिट 3 पढ़ें, चाहे यूनिट 4 पढ़ें, सवाल यही रहेंगे। इन्हीं में से कुछ सवालों का जवाब ढूंढेंगे। या तो कहीं मूल्यों की मजबूती का काम करेंगे हम, कहीं पर दुविधा करने का काम करेंगे हम, कहीं पर कुछ मानकीय प्रश्नों का जवाब तलाशने का काम करेंगे हम। सारी यूनिट में जितने सवाल बनाए हैं इसी का हम लोग काम करेंगे। बात समझ आई? क्लास चलेगी मनीषा कयामत तक। जिस दिन तक कयामत आएगी और अल्लाह अपना दरबार लगाएगा उस दिन तक क्लास चलेगी, कयामत तक। उसी दिन फैसला होगा किसको जन्नत भेजें, किसको दोजख दें, जहन्नुम में कौन जाएगा। अब तुम सोचो कहां जाओगी तुम, जन्नत जाओगी, दोजख जाओगी, कहां जाओगी? कयामत आ गया है, कयामत आ गया तो निकलो फिर, जाओ अल्लाह के सामने, अपना हिसाब किताब दे के आओ। तब तक बाकी जो पापी लोग हैं इनको पढ़ाता रहता हूं, तुम जन्नत की लाइन में आगे खड़ी हो जाओ। पीछे रह गई कहीं, टिकट खत्म हो गया सारा। मैराथन क्लास तो भी शुरू में नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके वो साथी जो 10वीं 11वीं कक्षा में भी यूपीएससी की तैयारी करने आ गए उनके पर एथिक्स का बम गिरा दिया जाए। मुझे पीडब्ल्यू का भी तो ख्याल करना है भाई। सारे बच्चे जो अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं सबको बात समझ में आए, इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाना है। टीचर के तौर पर कई काम करने पड़ते हैं, सिर्फ पढ़ाना नहीं है, तुमको साधना भी है, मनोविज्ञान भी तुम्हारा देखना है, क्लास को खुश भी रखना है। अब हम लोग टीचर नहीं रह गए केवल, हम एंटरटेनर भी बन गए। हमको पता है 2 घंटे क्लास सुन ही नहीं पाते बच्चे, इसलिए आइटम सॉन्ग जैसे सिनेमा में गाने के लिए लड़कियां आती हैं, जलेबी बाई, वैसे आजकल टीचर भी पढ़ाने के साथ साथ तुम्हारा मनोरंजन करते हैं। तुम कहीं ऊब ना जाओ, नाराज ना हो जाओ, खुश रहो, तुमको क्लास अच्छा लगे, हो सारा चैलेंज। पढ़ाना भी है, अच्छा भी लगवाना है, खुश भी रखना है, हंसाना भी है। अब बताओ आईएएस की तैयारी वैसे करवानी है। इसीलिए सोशल मीडिया पे आजकल ऐसे टीचर्स की बाढ़ आ गई है। अलग अलग तरीके का कपड़ा बांध के, सर पे कुछ बांध लिया, अलग अलग हरकत करने लगे, भाषा ऐसी रोचक बोलने लगे, इन्फ्लुएंसर बन गए। इसलिए क्योंकि जैसे सिनेमा में एक प्रोडक्ट है, सिनेमा जो मनोरंजन के लिए बनाया गया, आजकल टीचिंग मनोरंजन के साथ जुड़ गई है। हर जगह ही हो गया। न्यूज चैनल पे जाओगे, एक्टर जो एंकर चिल्ला रहा है खूब, अरे भाई न्यूज है ठीक से पढ़ दो, डिबेट ठीक से करवा लो, खूब चीखते चिल्लाते हैं। जिस डिबेट में लोग खूब चीखते चिल्लाते हैं उसको लोग देखते हैं, तो उसमें बड़ा मजा आता है, खूब लड़ते हैं लोग आके। अब बताओ न्यूज डिबेट लड़वाने के लिए होती है क्या?
लेकिन जब जनता इसको पसंद कर रही है तो यही बेचेंगे। तो आज का समय ब्रांडिंग पैकेजिंग का समय है। फायदा नुकसान नहीं, फायदा नुकसान देख के लोग चीजें चुनते होते तो कोका कोला कोई पीता, पेप्सी कोई पीता? क्या है डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट? डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है कि इस तरह के ड्रिंक्स जो शुगर वाली ड्रिंक्स हैं, इरेटेड ड्रिंक्स हैं, इनको पीने से पिछले साल 82 लाख लोगों की मौत हुई दुनिया में, ओबेसिटी के कारण, मधुमेह के कारण और तमाम समस्याओं के कारण। और शराब पीने से 26 लाख लोग मरे, लेकिन पी तो रहे हैं। और छाछ पीने से, मट्ठा पीने से बहुत फायदा है, लेकिन क्या छाछ कोका कोला पेप्सी की तरह ग्लोबल ब्रांड है? नहीं। छाछ पी रहे हैं 1 करोड़ लोग, कोक पी रहे हैं 200 करोड़ लोग, 2 अरब लोग। कोक पीने से कोई फायदा तक ज्ञात नहीं, ना विटामिन ए है उसमें, ना विटामिन बी12 है उसमें, ना डी है, कुछ नहीं है। कोक को बेचना आता है अपने आप को, पेप्सी को बेचना आता है। सलमान खान, आमिर खान आएगा, एक विज्ञापन में एक एक्टर आएगा, कहेगा ये ठंडा पिए, तूफान आ गया, उड़ेगा, ट्रक से एक बोतल निकाल लेगा, तूफान आ जाएगा, और आप पीने लगेंगे उस बोतल को। ना उसमें कोई मिनरल का पता चला है आज तक, ना विटामिन का पता चला है, पूरी दुनिया पी रही। और छाछ बहुत फायदा होगा, बता दूंगा, नहीं पिएंगे लोग। भोजपुरी गाना बहुत पॉपुलर है, रिक्शे वाला, ऑटो वाला, ठेले वाला, रेहड़ी पटरी वाला, सब सुन रहे हैं। किसी भोजपुरी गाना गाने वाले को भारत रत्न मिला है? नहीं। और भीमसेन जोशी को, सुब्बुलक्ष्मी को, कर्नाटक शैली में गाने वाले को मिला है? जरा चले जाओ भारत रत्न प्राप्त भीमसेन जोशी के चैनल पर, कुछ गाया होगा उन्होंने, कितने लोगों ने सुना होगा उसको? 50,000। और खेसारी लाल निरहुआ के चैनल पर चले जाओ या कोई गाना सुन लो, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। तो क्या इसका मतलब यह है कि जो भारत रत्न सुब्बुलक्ष्मी है उनसे बढ़िया खेसारी गाते हैं? इस लिहाज से तो निरहुआ और खेसारी सुब्बुलक्ष्मी से और भीमसेन जोशी साहब से ज्यादा बड़े संगीतकार, ज्यादा बड़े गायक हैं। अमर्त्य सेन के किसी चैनल पर चले जाओ, कुछ बोला उन्होंने, 2 लाख लोगों ने सुना होगा। और यूपीएससी के कोचिंग के टीचर के चले जाओ, 20-20, 50-50 लाख लोगों ने सुना है। क्या यूपीएससी के टीचर अमर्त्य सेन ज्यादा विद्वान है? नहीं। ये क्या बताता है? मार्केट में बिकना हमेशा गुणवत्ता का सूचक नहीं है। गुणवत्ता बढ़ेगी तो बात कम लोगों को समझ में आएगी, और कम लोगों को समझ में आएगी तो भीड़ नहीं आएगी उसके पीछे। और केवल स्वाद हो बस उसमें, जैसे भोजपुरी गाने में एक स्वाद है, कोक पेप्सी में खास तरह का स्वाद है, उसकी लत लगा दो, भीड़ आएगी। भोजपुरी गाना है क्या? संगीत है क्या? है ही नहीं संगीत। क्या है ये? ये केवल वल्गैरिटी है, स्त्री के देह को बेचने का तरीका है। सारे भोजपुरी गाने 90%, उसमें शारदा सिन्हा में नहीं रख रहा हूं, थोड़ा हटा दे रहा हूं इस तरह के लोग, बालम, शारदा सिन्हा, ऐसे कुछ भोजपुरी गायकों को हटा दो जो पुराने। बाकी सब क्या कर रहे हैं? अश्लीलता बेच रहे हैं भोजपुरी गाने में। और चूंकि उस अश्लीलता को सबको समझ है, उसकी सब में स्त्री के देह के प्रति एक उपभोक्तावादी नजरिया है, इसलिए जो लोग भोजपुरी गाना सुन रहे हैं उस गाने से स्त्री के उपभोग की इच्छा पूरी कर रहे हैं, इसलिए गाना इतना सुनते हैं लोग। उसमें म्यूजिक के कारण नहीं, उसको गाने वाले के हुनर के कारण नहीं, उसमें जो औरत की देह आ गई है उसी के कारण। तो बेसिकली भोजपुरी गाना स्त्रियों के उपभोक्तावादी नजरिए को बेच रहा है। उपभोक्तावादी नजरिया सब में, इसलिए सब सुन रहे हैं। लेकिन शास्त्रीय संगीत सुनने के लिए सुब्बुलक्ष्मी का तो आपको बहुत समझ बनानी पड़ेगी, उतनी समझ लोगों में है नहीं, इसलिए भीड़ उसको नहीं सुनेगी। ठीक है, एक बात यूपीएससी में बेटा, अगर यूपीएससी एक समझदारी का एग्जाम है तो इसमें अगर मैं तुम्हारा मनोरंजन करूं, तुम्हारा एंटरटेनमेंट करूं, तो मैं यूपीएससी की क्लास को भोजपुरी गाना बना रहा हूं, यूपीएससी की क्लास को पेप्सी कोला बना रहा हूं, अच्छा लगेगा तुमको, लेकिन यूपीएससी नहीं होगा उससे। तो जब कोई बात तुमको लगे कि बड़ी पॉपुलर है, ये बहुत पॉपुलर टीचर हो रहा है, ये बहुत पॉपुलर बात निकल रही है, समझ लेना यूपीएससी और पॉपुलरिटी का कोई आपस में मिश्रण नहीं है। लोकप्रिय होना और अच्छा होना, इन दोनों में अंतर है। सुब्बुलक्ष्मी अच्छी गायक है लेकिन लोकप्रिय नहीं है। भीमसेन जोशी अच्छी गायक है लेकिन लोकप्रिय, भीमसेन जोशी अच्छे गायक हैं लेकिन लोकप्रिय नहीं है। अमर्त्य सेन बड़े विद्वान हैं लेकिन लोकप्रिय नहीं है। और खेसारी निरहुआ लोकप्रिय हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो सुब्बुलक्ष्मी के लेवल के अच्छे हैं। पॉपुलरिटी और क्वालिटी, इनमें अंतर करना पड़ेगा तुमको। पॉपुलर होने का मतलब होता है मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट तैयार करना, और क्वालिटी का मतलब होता है जिस काम के लिए हम कर रहे हैं उसमें सफलता की संभावना बढ़ाना। तो अगर मैं क्वालिटी पढ़ाऊंगा तो यूपीएससी में बच्चों की सफलता की संभावना बढ़ेगी, और अगर मैं लोकप्रिय बनना चाहूंगा तो मैं रोज क्लास में आकर तुमको हंसाऊंगा, क्लास में मनोरंजन करूंगा। तुम कभी नहीं पूछोगे सर क्लास कब खत्म होगी, तुम कहोगे सर और पढ़ाइए सर। जब आप और पढ़ना चाहेंगे, उगेंगे नहीं, इसका मतलब है कि क्लास लोकप्रिय बन चुकी है। जब आप उगने लगे समझ लीजिए अच्छी है, इसलिए सबको समझ में नहीं आ रही, मुश्किल हो रही, तकलीफ हो रही। चलिए खैर, आइए जरा सिलेबस पर आते हैं, अगली बात पर समझते हैं, कुछ 20-25 मिनट इस पर बात करके फिर जाएंगे। ये बात जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे सिलेबस की व्याख्या, एक दो बात मैं तुमको समझाऊंगा इसमें, तो तुम ये समझ जाओगे कि जो हमारी 7 यूनिट है ना, हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन सवाल तो सीधे यूनिट से आ नहीं रहा है। तो मैं पहचानूंगा कैसे कि एआई वाला सवाल अगर आएगा और एआई हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसको किस यूनिट से हल करूं? पहले यूनिट से, दूसरे यूनिट से, तीसरे यूनिट से, चौथे यूनिट से, किससे हल करूं? इसके लिए मुझे ये पता करना पड़ेगा कि हमारा सिलेबस का ये जो अलग अलग यूनिट है वो किस तरह के आइडिया के साथ जुड़ा हुआ है। अगर मुझे बात समझ में आ गई
तो मैं जैसे सवाल आएगा एआई का, न्याय का, जैसे मैंने कल पढ़ा के सुनाया था तुमको न्याय का सवाल, पढ़ूंगा सवाल न्याय का, लेकिन ढूंढूंगा इसमें यूनिट कौन सी अप्लाई होगी, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 कौन सी अप्लाई होगी, किस यूनिट के आइडिया के साथ ये सवाल जुड़ रहा है, तो मेरा दिमाग तुरंत उस यूनिट पर जाएगा और उस यूनिट की पढ़ी हुई बात से मैं सवाल को हल करने की कोशिश करूंगा। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई तो सवाल आएगा न्याय का, उसमें आप पढ़ के आए इथिक्स, लेकिन उस न्याय के सवाल को अपने मन से लिख के आ गए, फिर इथिक्स पढ़ने का क्या फायदा हुआ? जब सवाल तुमको अपने मन से लिखना था तो फिर 50-55 क्लास लगाई क्यों हमने? और अगर हमने 50-55 क्लास लगाई है तो उस क्लास से सवाल को हल करो ना, क्लास से सवाल को हल कर पाओगे जब पहचान पाओगे कि ये सवाल क्लास में पढ़ी गई किस यूनिट से हल होगा, तो तुम्हारा दिमाग सीधे उस यूनिट पर जाएगा, पहचान लिया तुमने, अब उस यूनिट से तुम सवाल को हल करोगे तो उस यूनिट में पढ़े गए ज्ञान का इस्तेमाल कर लोगे। तो क्यों कर रहे हैं हम बात सिलेबस की व्याख्या, जिससे आपको पता चल जाए कि जो 7 यूनिट में आपका सिलेबस बटा हुआ, 7 यूनिट है हमारे सिलेबस में। पहली यूनिट है मानव संबंध की, हेडिंग उसकी मानव संबंध, उसमें नैतिकता का सार, नैतिकता के आयाम, ये सब लिखा हुआ है। दूसरी यूनिट है आवृत्ति की, एटीट्यूड की, उसमें आवृत्ति क्या होती है, बनती कैसे, आवृत्ति के कार्य क्या है, आवृत्ति बदली कैसे जाती है, ये दूसरी यूनिट है। तीसरी यूनिट है एप्टीट्यूड की, दूसरी एटीट्यूड की, तीसरी एप्टीट्यूड की, अभिक्षमता की, उसमें सिविल सेवा के आधारभूत मूल्य है, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, गैर तरफदारी। चौथी यूनिट है भावनात्मक बुद्धिमत्ता की, इमोशनल इंटेलिजेंस की। पांचवी यूनिट है भारत और पश्चिम के दार्शनिकों के विचारकों के कंट्रीब्यूशन, योगदान की। छठी यूनिट है लोक प्रशासन में नैतिकता की, और सातवीं यूनिट है शासन में सुचिता की। ये 7 यूनिट में तुम्हारा पूरा सिलेबस बटा है। हमको ये पता करना है कि 7 यूनिट बनाई किस लिए गई, अलग अलग यूनिट किस जगह इस्तेमाल की जाएंगी, किस तरह के सवालों में इस्तेमाल होंगी। ये हमारे पास जब आइडिया होगा तो हम इस आइडिया से कोई सवाल जब पूछा जाएगा तो सबसे पहले पहचानेंगे, क्या पहचानेंगे कि वो सवाल क्या एक यूनिट से हल होगा या एक से ज्यादा। एक यूनिट से हल होगा तो कौन सी यूनिट इस पर अप्लाई होगी, तीसरी, चौथी, छठी या सातवीं, पहली या दूसरी, और क्या इसमें दूसरी के साथ चौथी भी लगानी पड़ेगी, अकेले दूसरी से हल हो जाएगा। जब मैं ये पहचानने में सक्षम हो जाऊंगा तो मैं तुरंत सवाल पढ़ते पहली चीज ढूंढूंगा किस यूनिट से हल करना है, तो मेरा दिमाग तुरंत उस यूनिट पर जाएगा। और मैं उसी, जैसे मैथ्स में ना हमको कोई ट्रिग्नोमेट्री का सवाल दे दिया जाए, सेक थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का, तो पहले मुझे सवाल पढ़ के क्या पता लगाना पड़ता है, कौन सा फार्मूला लगाऊं इसमें। और मेरा दिमाग अगर फार्मूला पता कर लेता है तो सवाल हल हो जाएगा। फार्मूला मुझे सब आता है, तो इथिक्स का पूरा सिलेबस हम पढ़ लेंगे। इथिक्स का सिलेबस फार्मूला कितना होगा, पहले यूनिट से कुछ फार्मूला सीखोगे, दूसरी यूनिट से कुछ फार्मूला सीखोगे, तीसरी यूनिट से कुछ फार्मूला सीखोगे, लेकिन सवाल में तुमको पता करना पड़ेगा तीसरी यूनिट वाला फार्मूला लगा के हल करें या दूसरी यूनिट वाला लगा के हल करें। कैसे सिद्ध करें LHS बराबर RHS, उसके लिए हमको हमारे पूरे सिलेबस में क्या क्या आइडिया है जो पहली यूनिट में दिया गया, दूसरी यूनिट में कौन सा आइडिया है, इसकी समझ, पहली यूनिट किस तरह की समस्या को हल करेगी, दूसरी यूनिट किस तरह की समस्या को हल करेगी, ये सब की समझ होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, कौन सा फार्मूला लगाओगे। तो आओ, जो पूरे सिलेबस है तुम्हारा, अच्छा ये बात तेरा सोचो, बताओ मुझे कि हम नैतिकता की पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। हमारी दुनिया में, भारत में नैतिकता बहुत ज्यादा हो गई, सरप्लस हो गई, ओवरफ्लो कर रही है, इसलिए पढ़ रहे हैं नैतिकता, या नैतिकता का संकट है इसलिए पढ़ रहे हैं नैतिकता। आज मैं तुमको सती प्रथा पढ़ाऊंगा, सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, नहीं पढ़ाऊंगा, क्यों, क्योंकि सती प्रथा का संकट है ही नहीं। तो इथिक्स हम कब पढ़ेंगे, जब इथिक्स बहुत होगा तब पढ़ाने की जरूरत है क्या, नहीं, जब इथिक्स की क्राइसिस है, संकट है, तब पढ़ाने की जरूरत है। कोई प्राणी उसको बचाने की जरूरत कब है, जब विलुप्त हो रहा हो प्राणी, तब बचाने की जरूरत है। कि जब दुनिया भर फैला हुआ है कबूतर, पूरी दुनिया में, हम कहते हैं कबूतर बचाने के लिए अभियान चलाएंगे, क्या करोगे अभियान चला के, कबूतर तो वैसे भरे पड़े हैं। इसका मतलब है कि जो सिलेबस है ये किससे जुड़ा हुआ है, ये पूरा सिलेबस क्या है, नैतिक संकट का समाधान है, नैतिक संकट का समाधान है। कहा था इथिक्स को डॉक्टर की तरह मानना। डॉक्टर की जरूरत कब पड़ती है, जब हेल्दी हो, जब बीमार हो, जब बीमार हो तब डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, तब जाते हो, तब डायग्नोसिस करता है, तब बीमारी दूर करता है। मैं स्वस्थ होऊंगा तो डॉक्टर के पास क्यों जाऊंगा। ठीक उसी तरीके से अगर इथिक्स भी एक डॉक्टर है तो इसकी जरूरत तुमको तब पड़ेगी जब सोसाइटी में, समाज में, दुनिया में, संस्थाओं में, व्यक्ति में अनैतिकता है। तो मैंने जो बात बताई थी तुमको कि नीति शास्त्र बराबर क्या समझना, बराबर समझना कैसे, किसके, जैसे एक चिकित्सक होता है, चिकित्सक के पास जाते हैं बीमार होने पर, नीति शास्त्र के पास भी हम आएंगे तभी जब नैतिकता का संकट होगा। तो क्या पता कर लें अगर हम इसी नैतिक संकट के कारण या स्रोत क्या है, हमको पता करना पड़ेगा इस नैतिक संकट के कारण या स्रोत क्या है। अब मान लो मैंने पता कर लिया कि इसके 7 कारण हैं, 7 कारणों से नैतिक संकट हमारी दुनिया में, संस्थाओं में और इंसान की जिंदगी में आ रहा है, तो तब 7 यूनिट से उसका समाधान होगा। 10 कारण पहचानूंगा तो 10 यूनिट बनानी पड़ेगी। इसका मतलब तुम्हारे सिलेबस ने माना है कि 7 बड़ी वजहें हैं कोई जिनकी वजह से नैतिक संकट आ रहा है, इसलिए 7 यूनिट से हम नैतिक संकटों का क्या कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। तो हर यूनिट, जैसे डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले बच्चे को पढ़ाया जाता है कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां ये हैं, इसका इलाज ऐसे करना, इसका सिम्टम ये होगा, वायरस से होने वाली डिजीज ये है ना, जितने तरह की डिजीज होगी उतने तरह की मेडिसिन में चैप्टर बनाएंगे, उसकी किताब में उसकी पढ़ाई करवाएंगे। तो ऐसे नैतिक संकट के जितने कारण होंगे उसी के आधार पर हम नैतिकता का सिलेबस गढ़ेंगे। तो कितने संकट के कारण है, स्रोत क्या है, पहले मैं बांटूंगा 2 भाग में इसको।
एक, मनुष्य अनैतिक, या इसको ऐसे कह दो, मनुष्य नैतिक बजाय मानव में अनैतिकता है। एक नैतिक संकट का कारण यह है कि मनुष्य में नैतिकता घुस गई है। इसका मतलब अनैतिकता के संकट का एक स्रोत मनुष्य है। वो बेईमान हो गया, चोरी करने लगे, झूठ बोलने लगे, भ्रष्टाचार करने लगे, तो अनैतिकता आएगी दुनिया में। और दूसरा, संस्थाओं में अनैतिकता है। तो मुझे पता करना पड़ेगा क्या कि मानव अनैतिक क्यों होता है, और फिर पता करना पड़ेगा संस्थाओं में अनैतिकता क्यों है। वो अनैतिकता लिखी है संस्थाओं में अनैतिकता, आ ना पर बड़ी की मात्रा और बिंदी। सुप्रिया गौतम, आप समझदार विद्यार्थी हैं, आप इसको दिमाग लगा के खुद सोचिए कि क्या बात सही है। दोनों बातें सही हो सकती हैं। अगर आप स्टैटिक पार्ट की बात करते हैं, उन सवालों की जो स्टैटिक होंगे तो नोट सफिशिएंट हो सकते हैं। लेकिन तुमको क्या लगता है कि यूपीएससी कोचिंग के नोट से सवाल बना देगा? और तुम ये भी सोचो कि अगर सवाल सब बन जाएंगे यूपीएससी के नोट से, मैंने कहा था, बहुत बेसिक बात बताई थी कि अगर सारे सवाल नोट से बन जाएंगे तो हर बच्चा उसको सॉल्व करने में सक्षम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो फिर हजार ही लोग सिलेक्ट कैसे होंगे? अगर कोई परीक्षा है जो परीक्षा 9-10 लाख लोगों को रिजेक्ट करना चाहती हो, तो नोट से सवाल पूछेगी? सवाल कर, मान लो कुछ ऐसा कि मैंने तुमको अपने नोट्स में लिखवा दिया भारत की राजधानी नई दिल्ली है, मैंने लिखवा दिया फिलीपींस की राजधानी जकार्ता है, मैंने लिखवा दिया पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अब मैं 10 लाख लोगों से सवाल मैंने नोट्स में लिखवा दिया, अब मैं 10 लाख लोगों से सवाल पूछने जा रहा हूं, अफगानिस्तान की राजधानी बताओ, पाकिस्तान की राजधानी बताओ, भारत की राजधानी बताओ। बताओ 10 लाख लोगों में से कम 1 लाख लोग तो होंगे जो बता देंगे अफगानिस्तान की काबुल, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, भारत की नई दिल्ली, फिलीपींस की जकार्ता। फिर तो मुझे 1 लाख लोगों को सिलेक्ट करना पड़ जाएगा। इससे कोई बाहर होगा? अगर नोट्स में लिखी बात मैं लिखवा दूं सब और फिर वही बात पूछ लूंगा एग्जाम में, तो बाहर कैसे करूंगा? तो 10 लाख लोगों में 1 लाख लोग तो सिंसियर होंगे, सवाल अंदर आ जाएंगे। आते कितने हैं? फाइनली कितने लोग सिलेक्ट होते हैं? 800, 900, 1000। तो अगर नोट से सारे सवाल पूछा जाएगा तो मैं अंतर कैसे करूंगा कि 800-900 लोगों में किसको 800-900 लोगों को लेना है? अब केस कैसे 9 लाख लोगों को बाहर करना, 9.5 लाख लोगों को बाहर करना है? तो इस पर कॉमन सेंसिकली सोचो। यूपीएससी ज्यादा लोगों को सिलेक्ट करता है, ज्यादा लोगों को रिजेक्ट करता है। 1000 लोग सिलेक्ट हुए, 10 लाख लोग रिजेक्ट हुए, ज्यादा कौन है? रिजेक्ट होने वाले ना। तो रिजेक्ट कैसे करोगे? नोट से सवाल पूछ के रिजेक्ट कर सकते हो? मैं पूछूं क्लाइमेटोलॉजी पे टिप्पणी लिखो, जियोमॉर्फोलॉजी पे एक टिप्पणी लिखो, तुमको टीचर लिखवाया वही लिख दी तुम जाके। भूकंप कैसे आता बताओ, किसको रिजेक्ट करूंगा? तो बेटा कई बार ना अपना दिमाग लगाओ। मेरी बात ऐसे मत मान लो कि मैंने कुछ कह दिया इसलिए मान लो, मेरी बात मत मानो। उस बात को सोचो, विचार करो कि क्या वो बात तार्किक है। मेरी बात अगर तार्किक ना लगे कभी मत मानना। मेरा काम तुमको तार्किक बनाना है, तुमको सोचना सिखाना है। तुम सोचने लगोगे, सही गलत तुम खुद ही पता कर लोगे। नोट सफिशिएंट है, किस जगह नोट सफिशिएंट है? उस जगह नोट सफिशिएंट है जहां सवाल सीधे पूछे जाते हैं। लेकिन यूपीएससी कभी सारे सवाल सीधे नहीं पूछेगा, क्योंकि सब सवाल सीधे पूछ लेगा तो किसी को रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए जो सवाल नोट से आएंगे वो सवाल 1 लाख लोग कर लेंगे, और जो 1 लाख लोग कर लेंगे उससे तुम दूसरे की बराबरी पर पहुंचे, सिलेक्ट नहीं होगे। सिलेक्ट किससे होगे? उस सवाल के बाद अब जो सवाल बने जो नोट से नहीं आए उनको कर पाए कि नहीं कर पाए। तो यूपीएससी में सफलता का राज क्या है? जो सवाल सब कर लेंगे, जो नोट से आ रहा उसको तो हमको करना ही पड़ेगा, लेकिन जो सवाल सब नहीं कर पा रहे हैं उसको भी हमको करना पड़ेगा। अभी हम कुछ लोगों में शामिल हो पाएंगे जो लोग सिलेक्ट होंगे। और दूसरी बात मैंने तुमको बताया कि मैंने एक निबंध बोला तुमको, आया यूपीएससी का निबंध 2020-21 का निबंध है, आत्मसंधान की प्रक्रिया बाह्य स्रोतों को सौंप दी गई है। किस नोट से करोगे बेटा इसको? हर्ष कृतज्ञता का सरलतम रूप किस नोट से करोगे? जगत माया है, किस नोट से करोगे? 125 नंबर का निबंध है, एक निबंध। तुम पेपर तो देखो, यूपीएससी का पेपर देखोगे तुम्हारी बहुत सारी गलतफहमियां दूर होने लगेंगी। जब भी कोई विषय पढ़ो उस विषय को पढ़ते समय यूपीएससी का पेपर देखो, सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सॉल्व होना चाहिए पेपर, ठीक है? अब जरा देखिए, 2 जगहों से संकट है, 2 जगहों से समस्या है। एक समस्या है मनुष्य अनैतिक हो गया है, और एक समस्या है संस्थाओं में अनैतिकता है। तो अगर मैं पता कर लूं कि मानव में अनैतिकता आने के कितने कारण हैं, तो मानव की अनैतिकता को दूर करने के लिए मुझे उतनी यूनिट बनानी पड़ेगी। और अगर मैं पता कर लूं संस्थाओं में अनैतिकता क्यों है, तो मुझे संस्थाओं की अनैतिकता को दूर करने के लिए उतनी यूनिट बनानी पड़ेगी। इसका पूरा यूपीएससी का सिलेबस या तो मानव की नैतिक समस्या के समाधान, अगर बीमारी मान लो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, 3 चीजों से अगर बीमारियां होती हैं मान लो थोड़ी देर के लिए, तो मुझे बैक्टीरिया की बीमारी का इलाज जानना पड़ेगा, वायरस की बीमारी का इलाज जानना पड़ेगा, फंगल बीमारियों का इलाज, फंगस से होने वाली बीमारियों का इलाज जानना पड़ेगा। वैसे अगर मानव 5 कारणों से अनैतिक बनता हो तो मुझे 5 यूनिट बनानी पड़ेगी जिससे मानव की समस्या का इलाज करेंगे। अगर संस्थाएं 2 कारणों से अनैतिक बनती हो तो मुझे 2 यूनिट बनानी पड़ेगी जिससे संस्थाओं की अनैतिकता का इलाज करेंगे।
ठीक है, तो मानव अनैतिक क्यों है, इसके हम पढ़ेंगे 5 कारण, और इसी 5 कारण के समाधान के लिए क्या दिखाएंगे, 5 यूनिट। और इधर संस्थाएं अनैतिक क्यों है, इसके पढ़ेंगे 2 कारण, इसलिए इसके समाधान के लिए 2 यूनिट। इन दोनों को मिला दो, 5 धन 2 बराबर 7 यूनिट। कौन कौन सी यूनिट, यूनिट 1 2 3 4 5 किसके लिए है, मानव की अनैतिकता का समाधान के लिए, और यूनिट 6 और 7 किसके लिए है, संस्थाओं की समस्या के समाधान के लिए। तो अगर सवाल पूछा जाएगा कि किसी संस्था में कार्य संस्कृति हम बनाना चाहते हैं, नहीं बन पा रही है, वर्क कल्चर अच्छा नहीं है, तो हमारा दिमाग तुरंत जाएगा कि सवाल को यूनिट 6 और 7 से हल करेंगे। अगर सवाल आएगा कि हम यौन हिंसा नहीं रोक पा रहे हैं, सेक्स वायलेंस नहीं रोक पा रहे हैं, सेक्स वायलेंस कौन कर रहा है, मनुष्य, तो तुरंत हमको देखना पड़ेगा इस सवाल का हल यूनिट 1 2 3 4 5 में से होगा। तो पहला विभाजन क्या करना पड़ेगा तुमको, वो सवाल मूलतः मनुष्य से जुड़ा है या संस्था से, मनुष्य से जुड़ेगा तो ये वाली यूनिट, संस्था से जुड़ेगा तो ये वाली यूनिट। अब इसके आगे की बात हम लोग अगली कक्षा में करेंगे, कल करेंगे, और सीखेंगे कि मनुष्य अनैतिक किन कारणों से होता है, और हमारे सिलेबस में उसके समाधान के लिए 5 यूनिट कैसे बनाएंगे। संस्थाएं अनैतिक किन कारणों से होती हैं, उनके समाधान के लिए 2 यूनिट कैसे बनाएंगे। इसकी समस्या आपके दिमाग में खाका बन जाएगा कि जब हम सिलेबस का पहला यूनिट पढ़ेंगे तो हम इंसान के भीतर मौजूद किस समस्या का समाधान करेंगे। अभी आपने कुछ लोगों ने पूछा था कि पूजा खेड़कर भी एथिक्स पढ़ने के बाद, या पूजा खेड़कर शायद एथिक्स नहीं पढ़ी होगी, लेकिन पढ़ाई से एक ही तरह की नैतिक समस्या का समाधान होता है। और अगर मानव में नैतिक समस्या आ रही 5 जगह से, तो इसका पूजा खेड़कर में उन 5 में से बाकी 4 में कहीं गड़बड़ रह गई, इसलिए पूजा खेड़कर एथिक्स पढ़ने के बाद भी नैतिक नहीं बन पाई। तो अनैतिकता के कारण अगर 5 हैं, अब आप उसमें से एथिक्स पढ़ के केवल विषय के तौर पर एक ही कारण को दूर किए, ज्ञान लेके दूर किए, तो फिर एक ही समस्या दूर हुई, 4 बाकी समस्याएं बची रह गई, इसलिए अनैतिकता आती रहेगी। ठीक है, तो इससे अगली बात के लिए कल मिलेंगे। और आपको एक होमवर्क दिया है, मुझे याद दिलाइएगा, अगर मैं भूल जाऊं उससे सवाल पूछूंगा आपसे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज, सत श्री अकाल, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। यही क्लास आज रोकते हैं।